बाजार से 2 किलो टमाटर खरीद के लेके आने हैं और टमाटर का भाव 60 रुपए किलो है, तो 120 रुपए लेके जाओगे ना आप वो टमाटर खरीदने के लिए। अब कोई बिलीफ सिस्टम लेके बैठ जाए कि नहीं मैं नारियल फोड़ के जाऊंगा अपने घर पे तो मुझे शायद टमाटर फ्री में मिल जाए, तो बिलीफ सिस्टम और रैशनैलिटी का ये क्लैश है। धर्म इनफैक्ट आपको ये बताता है कि आप हज पे चले जाओ और सारे गुनाह माफ करवा के आ जाओ। ये तो कोर्ट में तो नहीं चलता है। ओशो से शुरू करके और ये सदगुरु तक, जो ये स्पिरिचुअल गुरु जो अंग्रेजी में बातें करते हैं ना, इनकी बातें सुन लो आप, सिर्फ बकवास है। मेरे दोस्त ने मेरे को भेजा ओशो का वीडियो जिसमें कह रहा था कि आदमी की असली जीत होती है अपने अंदर पे विजय पाना। आप चांद पे पहुंच गए, वो तो आपने अपने बाहर विजय पाई ना, अपने अंदर विजय पाओ। क्या मतलब है इस बात का? मैं अपने अंदर कैसे घुसूं? पहले तो ये बताओ। देयर आर सो मेनी एंट्री पॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी ना, किससे लड़ाई करूं मैं? इकलौता लॉजिक जो रिस्पेक्ट का हमारी सोसाइटी में है वो कि आपसे उम्र में बड़ा होना चाहिए। बुजुर्ग ना तो कुछ नया सीख रहे हैं, ना कुछ नया पढ़ रहे हैं, ना जानने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया किधर जा रही है, मगर बस उनकी रिस्पेक्ट करो और उनसे मशवरा करो और उनकी सलाह ले लो। बिल्कुल, जिनको कुछ नहीं आता आज के दौर का। बुजुर्ग लोग कह रहे हैं क्या कोविड बकवास लगा के रखी हुई। देखा है किसी ने कोविड दिखना चाहिए, लेकिन जो ऊपर वाला है वो दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मानते हैं। लेकिन जिसकी वजह से मर रहे हैं सामने उसको नहीं मान रहे। बता रहे थे अपने डिवोर्स का कि मैं और मेरी बीवी ना जज के सामने हंस रहे थे या एक दूसरे पे मजाक कर रहे थे, ये जज ने डिवोर्स दिया ही नहीं। ये तो ठीक तो है। तो अगली बार जब वो गए तो उन्होंने झूठ मूठ की लड़ाई करी वहां पे, तब जाके डिवोर्स मिला उनको। और चेतन भगत जैसे बेस्ट सेलिंग राइटर्स हैं, ही एक्चुअली ट्वीटेड व्हाट इज दिवाली विदाउट क्रैकर्स। मैंने भी उसके ट्वीट का जवाब दे दिया, दिवाली विदाउट क्रैकर्स वुड बी लाइक लिटरेचर विदाउट चेतन भगत। संजय, मैं सोचती हूँ बात इसी से शुरू की जाए कि आपको कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, क्या ख्याल है? ठीक है, ठीक है मतलब दिल्ली पुलिस ने अगर ये सोच लिया कि यार अच्छा इसे ढूंढना नहीं है भी, ठीक से चलो जब बोल ही रहा है तो उठा ही लेते हैं, क्योंकि एक बार उठाने के बाद तो उनका भी डर वो हो जाता है ना कि इसको तो ले जा सकते हैं, कोई है तो नहीं आगे पीछे पूछने वाला। अपराध किए बगैर कोई पुलिस के हाथों कैसे लग सकता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। टैलेंट चाहिए। कोई अपराध नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से अपराध नहीं कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जो अपराध कर रहे होते हैं वो तो चुनाव जीत जाते हैं ना। ये मसला है। हैव वी स्टार्टेड ऑलरेडी? तो आज बात ये करना चाह रहे थे, मैंने आपका एक एपिसोड देखा था और उस पर रैशनैलिटी पर था जी, और मुझे भी बड़ा मन है कि मैं लगातार इस पर बात करूं। इससे पहले भी एक एपिसोड हमने एक साइंटिस्ट के साथ रिकॉर्ड किया, उनकी किताब आ रही, तो अब मुझे लग रहा था कि रैशनैलिटी पर कोई ऐसी ज़बान में बात करें जो आम भारतीय को, युवा को समझ में आए। जी जी जी। हाउ डू यू लुक एट रैशनैलिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया, हिंदी बोलने वाले लोग, हमारे आपके जैसे लोग? देखिए मैं शिवम, मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, हाँ मैंने साइंस पढ़ी है, मगर रैशनैलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कि आपकी एजुकेशन साइंस में रही है या आर्ट्स में रही है या कॉमर्स में रही है या आप अनपढ़ भी हैं। क्योंकि बाज़ वक्त मैंने ऐसे देखा है कि बिल्कुल ही अनपढ़ लोग जो हैं वो ज़्यादा रैशनल हैं। अब आप जितने IITs में जाओगे आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, इवन प्रोफेसर्स जिन्होंने हाथ में अंगूठियां पहनी हुई हैं, ठीक है, जो मतलब बिलीव करते हैं कि फलां पत्थर जो है गुस्सा कम करता है या फलां पत्थर जो है आपको अच्छा फॉर्चून लेके आएगा, एंड दे आर प्रोफेसर्स इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड स्टूडेंट्स भी आपको इसी किस्म के मिलेंगे वहाँ पे। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, कायदे में ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल ही अनपढ़ किसान हैं जो ज़्यादा रैशनल है, जो इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और जो बहुत ही एक देसी लैंग्वेज में आपको इन सब चीज़ों की फ्यूटिलिटीज बता देते हैं। और जहाँ तक हिंदुस्तानी सोसाइटी का सवाल है, हमारी सोसाइटी ना बिलीफ सिस्टम पे फंक्शन करती है, बिलीफ प्लस रेस्पेक्ट। और रेस्पेक्ट का कोई लॉजिक, जो इकलौता लॉजिक जो रेस्पेक्ट का हमारी सोसाइटी में है वो कि आपसे उम्र में बड़ा होना चाहिए। जो आपसे उम्र में बड़ा है वो ये आप पे फर्ज बनता है कि आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाता है तो आप उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते कि यार आपने उनकी
डिसरिस्पेक्ट कर दी, आपने उनसे इतने सवाल जवाब कर दिए, और वहीं से डिस्करेज शुरू हो जाता है रैशनैलिटी के खिलाफ। और रैशनैलिटी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको, वही मैं किसी को बता भी रहा था, रैशनैलिटी इज एज सिंपल एज दिस के अगर आपको बाजार से 2 किलो टमाटर खरीद के लेके आने हैं तो, और टमाटर का भाव 60 रुपये किलो है, तो एक सिंपल मैथ और रैशनल उसके हिसाब से, थॉट के हिसाब से 120 रुपये लेके जाओगे ना वो टमाटर खरीदने के लिए। अब कोई बिलीफ सिस्टम लेके बैठ जाए कि नहीं, मैं अगर नारियल फोड़ के जाऊंगा अपने घर पे तो मुझे शायद टमाटर फ्री में मिल जाए, तो बिलीफ सिस्टम और रैशनैलिटी का ये क्लैश है। और जहाँ पे फेथ होता है, फेथ की सबसे पहली कैजुअलिटी रैशनैलिटी होती है। और इसमें मैं कहूँगा कि ये हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा फेलियर यही है। अगर हमारी सोसाइटी रैशनल सोसाइटी होती तो हमारा जो कास्ट से जो झगड़ा है, कास्ट सिस्टम से जो झगड़ा है, उसको सुलझाना बहुत आसान होता। हमारे सेक्युलरिज्म इन इटसेल्फ इज व्हाट, इट्स अ वेरी वेरी रैशनल कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर किसी का बिलीफ ये है कि माई रिलीजन इज बेटर देन योर रिलीजन, तो वो सेकुलर हो नहीं सकता। और सबसे मोटी बात, मैंने कई दफ़ा पहले भी बोला है कि जो सोसाइटी फंडामेंटली कास्टिस्ट है वो सेकुलर हो ही नहीं सकती। बट ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड। ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से कनेक्टेड हैं। अगर आप रैशनल हो तो आप हर चीज़ पे सवाल उठाओगे, हर चीज़ को क्वेश्चन करोगे। और आज हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें सवाल उठाने पे ही एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो रैशनलिस्ट सोसाइटी जो है उसको घुमाना बहुत ही आसान है, उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। और इसीलिए रैशनैलिटी को डिस्करेज, मैंने हिंदू में एक एडिटोरियल भी लिखा था इसके बारे में, इनटू द ब्रेव न्यू एज ऑफ रैशनैलिटी, ऐसे करके, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जिसमें मैंने यही बोला था कि हमें रैशनल होने से डिस्करेज करा जाता है बेसिकली। इवन इफ़ यू गो टू स्कूल्स, किसी भी स्कूल में चले जाएं आप, चाहे कैथलिक स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, सबसे पहला काम स्कूल में घुसते ही क्या होता है? प्रेयर होती है। उसके बाद आप चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ें, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, लेकिन सबसे पहले आप प्रेयर कर रहे हैं। तो यू आर स्टार्टिंग योर डे एंड विद इम्प्रेशनेबल माइंड। छोटे छोटे बच्चे कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, ये तो मेरे स्कूल में प्रार्थना थी। बट देन उसके इमीडिएटली बाद आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सिखा रहे हो और लेटर ऑन क्वांटम फिजिक्स सिखा रहे हो। तो ये जो विरोधाभास है, ये इसको एड्रेस नहीं किया हमने कभी भी। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो पंडित नेहरू ने एनविजन किया था कि हमारी एक साइंटिफिक रेशनल सोसाइटी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से, जितनी मेरी समझ है, मेरे हिसाब से उनसे एक बहुत बड़ी गलती जो हुई वो ये हुई कि उन्होंने इन्वेस्ट किया आईआईटीज़ में, आईआईएम्स में, आईआईएससीज़ में, जो हायर एजुकेशन के हैं। लेकिन उस हायर एजुकेशन तक पहुंचने से पहले जो एक स्कूल की एजुकेशन हो रही है, वहाँ पे अगर आपके दिमाग में रैशनैलिटी थोप दी गई है तो फिर आईआईटी पहुँच के कुछ नहीं होगा। आईआईटी पहुँच के भी फिर आप वही करेंगे जो आज हो रहा है कि रॉकेट उड़ाने से पहले नारियल फोड़ रहे हैं और रफ़ाइल पे वो नींबू मिर्ची जैसे भी आप बोल रहे थे वो लगा रहे हैं। तो फिर तो यही होगा ना। एंड देयर आर मैनी पीपल, मैनी साइंटिफिक पीपल हु विल जस्टिफाई इट दैट इट इज़ माय फेथ। और मेरे फेथ को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्वेश्चन कर सकते फेथ को यार? अगर आपका फेथ इतना सॉलिड है और लॉजिकल है तो जो लॉजिकली आप बता दो, बोल दो मेरे को कि हाँ लॉजिकली मैं तेरे को प्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरा फेथ इतना स्ट्रांग है। बट दैट हैज़ नेवर हैपेंड। एंड देन इसी जो ये एक तबका है, लिबरल तबका, जो अपने आप को कहता है, जो जिसमें मैं तो उसको बुद्धि से पैदल मानता हूँ, ठीक है, जो इनके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे ये जगत गुरु हो गया, सदगुरु हो गया, या इवन ओशो हो गया, श्री श्री रविशंकर हो गया, इन सब के जो फॉलोअर्स हैं, एक तो ये सब के सब एक पर्टिकुलर क्लास से आते हैं, सबके सब अमीर लोग हैं, सबके सब प्रिविलेज्ड हैं, सबके पास मतलब अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ और अच्छे करियर्स वगैरह हैं। मतलब कोई इनसिक्योरिटी लाइफ में है नहीं, ठीक है। तो वो उनको
ओशो और सदगुरु ये सब सूझते हैं, लेकिन उनसे एक बार सवाल कर लो और उनके जवाब सुन लो आप कि तो आपको तभी समझ में आ जाएगा कि दिमाग से पैदल है बिल्कुल एकदम। कभी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा किसी मजदूर को विपाशना जाते हुए, किसी रिक्शा चलाने वाले को मेडिटेशन करते हुए, किसी भी ऐसे इंसान को जिसको दिन में 18 घंटे काम करना पड़ता है 50 रुपए के लिए, वो जो है ओशो का चेला है। मैंने तो कभी नहीं देखा। कौन है ओशो के चेले? विनोद खन्ना, सुपरस्टार, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, प्रवीण बॉबी भी थी शायद मेरे ख्याल से, और दुनिया भर के अमेरिका के, तो खैर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया और मोस्टली टोटली इंडिया, ऊपर से लेके नीचे तक इन लोगों के भक्त भरे पड़े। सचिन तेंदुलकर उसका भक्त था, वो सत्य साई बाबा। सो द ओनर्स ऑफ nurturing rationality lies on these people who have access to all the resources, but they don't do it. And they उनसे आर्ग्यू भी करो तो there are some people who totally refuse to argue कि मैं आर्ग्यू ही नहीं करूंगा इस पे, and these people claim to be liberals, these people claim to be noble, and some of them are really nice people. ऐसी बात नहीं है कि सब बुरे लोग हैं, they are very nice people, but rationality is something else. Rationality is बहुत ही बुरा इंसान भी रैशनल हो सकता है, वो उससे इंडिपेंडेंट है। तो हमने रैशनैलिटी की आहुति दे रखी है, ये तो एक जाहिर सी एस्टेब्लिश्ड बात है। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज है जैसे, लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, है ना, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत ही रैशनल चीज़ है। और एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स आई कैन गिव जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी रोज़ देखने को मिल जाता है। बिल्ली रास्ता काट गई है तो यार रास्ता बदल लो, ठीक है, मंगलवार को अंडे नहीं खाने हैं, ठीक है, फला दिन ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आई डोंट नो ये कहाँ से आए हैं, कोई इन पे सवाल तो पूछे ना यार। सवाल पूछना कौन से? पहले तो आपको अपने बच्चे को साइंस पढ़ानी है, ठीक है, मतलब 12वीं के बाद 10वीं के बाद ये प्रेशर होता था हमारी जनरेशन में तो कि साइंस लेनी है, लेकिन आप साइंस दिलवा रहे हो और उसे बना रहे हो बिलीवर, तो क्या सोसाइटी भाई? साइंस का एग्जाम देने जाता है दही चीनी खा के मत्था टेक के जाओ, मतलब एक जो है सजदा करके जाओ, या जो है एक जो है मंदिर के सामने वो करके जाओ, और फिर जाओ आप फिजिक्स का पेपर देने। मेरा जब 10th का एग्ज़ाम था, मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो एग्ज़ाम दे के आए, देखा, हिसाब लगाया पेपर के साथ, पापा के साथ बैठ के कि कितने नंबर आएंगे, पता चला 34 नंबर से ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। तो किसी ने समझाया मुझे कि बिस्मिल्लाह का कुरान 100 बार ख़त्म करो तो उससे अल्लाह दुआ पूरी करते। लेकिन मेरे नंबर 34 ही आए। तब से मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह मियाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उनका अपना हिसाब किताब खुद ही देखो। और तब से ये बात समझ में आ गई, भाई 34 ही आए, जितना करके आए थे उतना ही आया, अल्लाह मियाँ ने एक नंबर बढ़ाया नहीं, तो अल्लाह मियाँ गड़बड़ के साथ नहीं है। या तो ये जो बात है कि हम एग्ज़ाम से पहले बच्चे को इतना ज़्यादा, हमारे सिस्टम ऐसा है कि वो एग्ज़ाम पर ही उसकी सारी ज़िंदगी टिकी हुई है, और उसको इतना डरा देते हैं, तो या तो वो चीटिंग करेगा और नीट वीट आज हमने देख लिया कहाँ पहुँच गया है, और या तो फिर वो मेरी तरह ये करने लगेगा, पूजा पाठ दुआ वो करने लगेगा, मंदिर मस्जिद मज़ार ये सब करने लगेगा। खैर, ये तो हम सब की ज़िंदगी में, हम सब अपनी ज़िंदगी में अलग अलग स्टेज पर ही समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है इन सब चीज़ों से। खैर, ये बताइए, अभी मैं आपको एक और एनेक्डोट दूंगी, मेरे एडिटर मुझे माफ़ करेंगे, वो कहते हैं आप बहुत बोलती हैं। एक बहुत पढ़े लिखे और बहुत बड़े अचीवर्स का ग्रुप बैठा हुआ था जिन्होंने बिजनेस में बहुत अचीव किया हुआ है, तो उस पर बात निकली कि हमारे बच्चे देखिए आजकल कितने बिगड़ रहे हैं, हमारी स्कूल एजुकेशन बड़ी ख़राब है। और ये वो बच्चे हैं, उनके नाती पोते, जो सब हिंदुस्तान के सबसे महंगे स्कूलों में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने घर में, उनकी दादी ने ये शुरू किया है, सोने से पहले वो उनको महाभारत का पाठ सुनाती हैं, रामायण का पाठ सुनाती हैं, गीता का पाठ सुनाती हैं। अब जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको एथिकल मॉरल बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है, और ये हिंदू करेगा, मुसलमान करेगा, सब करेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं हिंदू मुसलमान में। सवाल ये है कि हमें अपने जनरेशन्स को एथिकल मॉरल बनाने के लिए क्या रिलीजन की ज़रूरत है? क्या मोरालिटी, एथिक्स, डिसेंसी रिलीजन से आती है, या इट कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन? जी, देखिए, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में
ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, मतलब जितने भी अलग अलग वो हैं, जितने ऑल द बिलीवर्स दे एक्चुअली बिलोंग टू द सेम, उनकी अपनी एक रिलीजन है, बिलीवर्स की एक अपनी रिलीजन है। अब वो अलग अलग उसमें बांट दो कि मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ, इस तरह से करता हूँ, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑल बिलीवर्स बिलोंग टू वन रिलीजन ओनली, दैट इज द रिलीजन ऑफ बिलीवर्स। जहाँ तक रही बात एथिक्स की और मोरालिटी की, आप मेरे को इतने टाइम से जानते हैं, मैं एथिस्ट हूँ। आपको मेरा कोई भी एक्शन अनएथिकल या इमोरल लगा कभी? मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं। एक सीधी सी बात है कि मुझे आपका सामान, आपके घर में मैं अगर आया हूं तो आपका सामान नहीं चुराना। अगर मैं मतलब एक क्रिप्टो कुछ करके बीमारी, क्रिप्टो मैनिक बोलते हैं, जो पेरिस हिल्टन वाली बीमारी, वो अगर, हाँ, वो क्वीन एलिजाबेथ को भी थी बाय द वे। हाँ सीरियसली? हाँ हाँ, अच्छा, तभी हमारा इतना सामान वहाँ के म्यूजियम में पड़ा है। बिल्कुल। वहाँ ब्रिटिश म्यूजियम तो क्राइम सीन है। हाँ, तो वो जो है, ये तो एक जाहिर सी बात है ना कि मैं आपके घर से आपको मोबाइल चुरा के ले जाऊं अगर, इसके लिए मुझे धर्म की क्या जरूरत है? हैं? और इतने बड़े बड़े चोर जो हैं, ये जो विकास दुबे था, जिसने कानपुर वाला। हाँ पुलिस वालों को मारा था, जिसका बाद में गाड़ी पलट के एनकाउंटर हुआ, ये इस पुलिस वालों को मारने के बाद वो मंदिरों में घूम रहा था। हाँ, मंदिरों में था। ठीक है, और ये जो बड़े से बड़ा क्रिमिनल मंदिर बनवाता है। तो एथिक्स और मोरालिटी का जो डिस्कोर्स है, वो इट कम्स फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स बट टुवर्ड्स एनिमल्स ऑल्सो, टुवर्ड्स नेचर। पेड़ हो, पौधे हो, कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, इसके लिए धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म इनफैक्ट आपको ये बताता है कि आप सारी जिंदगी पाप करो, फिर गंगा स्नान कर लो, पाप धोओ, या हज पे चले जाओ और सारे गुनाह माफ करवा के आ जाओ। ये तो कोर्ट में तो नहीं चलता। ये कोर्ट यही में तो आप कत्ल करके बोल दो कि यार मुझे मैं ठीक है, मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ या मैं हज पे होके आ रहा हूँ, मुझे छोड़, कोर्ट तो नहीं छोड़ेगा, बिकॉज कोर्ट फंक्शंस ऑन रैशनैलिटी। द डे कोर्ट स्टार्ट फंक्शनिंग ऑन बिलीफ, दैट वुड बी द एंड ऑफ इट ऑल। सबूत, कोर्ट में क्या होता है, हम जस्टिस में अगर बिलीव करते हैं, इंडियन कोर्ट्स आर समटाइम्स बिलीविंग ऑन बिलीफ। अब वो दैट इज अ शिफ्ट, दैट इज अ जेनेरिक शिफ्ट ऑफ द जनरल शिफ्ट ऑफ द सोसाइटी, के भाई कोर्ट्स भी कोई अलग से थोड़ी टपके हैं, मतलब हम ही में बंदे से, तो अपने ही हैं। हम ही में से निकले हैं ना। लेकिन यूनिवर्सली जस्टिस का एक 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 रूल है कि प्रूफ होना चाहिए, गिल्ट का प्रूफ होना चाहिए या इनोसेंस का प्रूफ होना चाहिए। एंड प्रूफ इज व्हाट? प्रूफ इज रैशनैलिटी। कोई फेथ पे या बिलीफ पे तो किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकता ना, मतलब आइडियली होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं, लेकिन संजय, बिलीफ पे छोड़ा जा सकता है। पुणे का एक टेकी था, उसको कुछ लोगों ने उसकी लिंचिंग की इसलिए कि वो मुसलमान था। कोर्ट ने ये अपना नतीजा निकाल के दिया अपने ऑर्डर में कि क्योंकि ये मुसलमान था तो ये जो हिंदू सेना के लोग थे ये प्रोवोक हो गए और इसलिए उसका कत्ल हो गया। तो हिंदू सेना के लोग, पता चला कि उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए प्रोवोक हो गए। ये तो बिलीफ का ही सारा मामला है। बिल्कुल बिलीफ है। दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज नॉट जस्टिस। जस्टिस विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ गिल्ट और इनोसेंस। और अगर आप इसी तरह से जजमेंट्स देने लग जाएंगे तो फिर तो एनार्की है ना। फिर तो कल को कोई मेरे को इस बात पे मार सकता है कि मैंने ब्लू टी शर्ट क्यों पहनी हुई है, मैं प्रोवोक हो गया है। कोई किसी महिला पे इसलिए तेजाब फेंक सकता है कि इसने बाल छोटे क्यों काट रखे हैं, या इसने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं, वो मैं प्रोवोक हो गया। एवरी रेपिस्ट गिव्स द सेम एक्सप्लेनेशन दैट शी आस्क्ड फॉर इट। उसने बाय ड्रेसिंग इन पर्टिकुलर ऐसे पहनी, इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकल रही है। तो अगर जस्टिस भी जो पर्प्स है उनकी साइड लेने लग जाएगी तो विक्टिम को तो जस्टिस मिलना ही नहीं है ना फिर। तो वो आप देख रहे हैं जो एक्चुअली हमारे कंट्री में ही नहीं हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है। और बहुत सारी सीरीज हैं नेटफ्लिक्स पे, आपने इनोसेंस प्रोजेक्ट करके शायद एक सीरीज है जिसमें
लोग 60-60 साल तक, 40-40 साल तक इनोसेंट बंदे जेल में पड़े रहे, और बाद में उन्हें छोड़ा गया। ये पता कर, जब डीएनए एविडेंस वगैरह आ गया तब पता चला कि भाई ये तो इनोसेंट है, इन्होंने 40-45 साल काट दिए वहाँ पर। अभी अपने यहाँ भी एक साहब रिलीज हुए हैं 20 साल के बाद या कितने साल के बाद, और उनके ऊपर रेप चार्ज था और वो इनोसेंट थे। जी जी। तो तिवारी, मिस्टर तिवारी हैं, वो बहुत अफसोस हुआ जान करके उनकी स्टोरी। फ्लॉलेस नहीं है जस्टिस सिस्टम, बट हमारी तो एंडेवर यही होनी चाहिए कि वी कीप ऑन पुशिंग इट टुवर्ड्स रैशनैलिटी, बिकॉज रैशनैलिटी इज नेवर अनजस्ट। मैंने नहीं देखा कभी रैशनैलिटी को अनजस्ट होते हुए हैं। अगर मैं कुछ भी हरकत ऐसी करता हूँ जो प्रूव कर सकते हैं जाके कि भाई ये मेरे घर में आया था और ये फला सामान, या मेरी तिजोरी है आपके पास? नहीं है, ठीक है, कि फला जगह से। तिजोरियाँ वैसे भी खाली हो गई हैं। हाँ, क्योंकि वो खैर ये बोलना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं, पर वही है कि सी courts are also a reflection of our society, and so if society in general is moving towards a rationality, is moving towards belief. अब जैसे दिवाली पे कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है ये आतिशबाजियाँ नहीं होंगी क्योंकि पोल्यूशन होता है, और जाहिर सी बात है होता है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोगों को अस्थमा है, इवन छोटे छोटे बच्चों को, उनको तकलीफें होती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, मैं अभी बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट भी लिखेंगे कि हिंदुओं के त्योहारों पे ही बोल रहा है, मुसलमानों के त्योहारों पे तो क्यों नहीं बोलता। मैं तो उन पे भी बोलता हूँ, लेकिन वो सेलेक्टिव हियरिंग होती है ना लोगों की, कि वो वही उठाते हैं जो सुन के जिस पे आउटरीच करना है उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आतिशबाजी नहीं होंगी और पोल्यूशन बढ़ता है, विच इज़ अ रियलिटी. Pollution is a reality, and Delhi is perhaps one of the most polluted city in the world. At least नंबर टॉप 5 में तो आते ही हैं, ठीक है। अगर कोर्ट उसमें इंटरवीन कर रहा है कि आप नहीं करेंगे, लेकिन लोग मैंने एक महिला का फोटो देखा था ट्विटर पे, वो अपने बच्चों के साथ, 3 बच्चे के साथ मास्क लगा के, और वो आतिशबाजी छोड़ रहे कि हम तो छोड़ेंगे। और चेतन भगत जैसे जो सो कॉल्ड बेस्ट सेलिंग राइटर्स हैं, he actually tweeted, what is Diwali without crackers? मैंने भी उसके ट्वीट का जवाब दे दिया, दिवाली विदाउट क्रैकर्स वुड बी लाइक लिटरेचर विदाउट चेतन भगत। और क्रैकर्स तो आप देखो कुछ 100 साल पहले भी नहीं आए हैं। बाबर लेके आया था बारूद भारत में। अब वो और बाबर ने आके दिवाली मनानी शुरू कर दी। बाबर की परंपरा है। तो ये इस तरह की चीजें अगर सोसाइटी जनरली रैशनैलिटी की तरफ मूव करने लग जाएगी, तो कोर्ट्स भी मूव करेंगे। ऑब्वियसली जो है एक बहुत ही बहादुर जज चाहिए होगा जो ये बोलेगा कि मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा ये चीज़ है। और जज क्या, गवर्नमेंट्स भी वही है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो हैं वो इसी सोसाइटी में से निकल के आ रहे हैं, तो वो भी रेस्ट। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग। आई एक्चुअली पिटी द किड्स हु आर बीइंग बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड, कि क्या दुनिया उनको जिस दुनिया में उनको इनोसेंट बच्चों को पैदा कर करके छोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्या उनको फेस करना पड़ेगा आगे। और वो बच्चे दे डिडंट साइन अप फॉर दिस। फिर हम अपनी तरीके से कोशिश कराते रहते हैं कि भाई इनको फलां स्कूल में पढ़ा दें, इनको इस स्कूल में पढ़ा दें। अब स्कूलों में भी देखो बच्चों का भूत बना के रखे होते हैं। एक ही स्कूल में, ये जो बड़े बड़े महंगे स्कूलों में बच्चों को घुड़सवारी भी सिखा रहे हैं, उसमें बच्चों को पियानो बजाना भी सिखा रहे हैं, बच्चों को फ्रेंच भी सिखा रहे हैं, स्पेनिश भी सिखा रहे हैं, उनको फिर चेलो बजाना भी सिखा रहे हैं। भाई बच्चा है या गिने पिग है, मतलब उसको एक चीज़। अब ये नीरज चोपड़ा जो सिल्वर मेडल लेके आया, पढ़ाई में बहुत अच्छा लड़का था, उसकी माँ का इंटरव्यू में सुबह देख रहा था, तो एक टाइम उसको जेवलिन का शौक हो गया, तो उसको जेवलिन ही करने दिया उसके माँ बाप ने, तभी वो ओलंपिक में मेडल्स लेके आया ना। अब वो बच्चा उसको इंजीनियर भी बनाते हैं साथ में, तो फिर क्या बनता? अब वो तू स्पेनिश भी सीख, तू ये भी सीख, तू वो भी सीख, तू फलाना भी सीख, तू ये। अरे भाई तुमने बच्चा पैदा किया है, या तुमने अपने घर में कोई एक शो पीस ला के रखना है कि भाई ये हमारा बच्चा ये है, इसको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। नहीं भाई, मेरे घर में ये बच्चा है, ये इस चीज़ में एक्सपर्ट है, इसके बारे में कोई भी बात कर लो आप, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में पता यार, बच्चे की खुद की क्यूरियोसिटी होगी तो वो सीख लेगा,
अपने आप ही सीख लेगा। लेकिन आप उसको इससे पहले कि वो अपने डिसीजन ले सके अपना रिलीजन भी थोप देते हो, अपनी रैशनैलिटी भी थोप देते हो, और अपना स्टाइल ऑफ ब्रिंगिंग अप किड्स भी थोप देते हो, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द किड्स दे ग्रो अप मेंटली फक्ड अप। दे डोंट रियली नो के हु दे रियली आर। इंजीनियरिंग से भागे हुए लोग जो दूसरी विधाओं में हैं, कलाओं में हैं, फिल्मों में हैं, राइटिंग में हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज़ में हैं, स्टैंड अप सटायर में हैं, ये शायद उसी फिनोमेना का एक बैकलैश है ना। अगर उनको शुरू से उनके जो भी उनकी टैलेंट है, कॉलिंग है, उसको करने दिया जाता। आपको लगता है यहाँ पर स्टैंड अप कॉमिक्स में टैलेंट है? नहीं, सिर्फ वही नहीं, मतलब राइटिंग, फिल्मी राइटिंग भी कर रहे हैं, हाँ म्यूजिक भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर उनको मतलब मे बी सी, आप 12-13 साल की उम्र में या 8-9 साल की उम्र में बच्चे को ये एबिलिटी नहीं है कि वो समझ में आ सके। इवन मतलब 18-19 साल की उम्र में भी नहीं पता होता यार, तब भी आप बच्चे ही होते हो। ये 25, 26, 27, 28 साल में आपको पता चलता है। मेरे को खुद 36 में ये समझ में आया कि मुझे नहीं करनी है नौकरी, मेरे से नहीं होगा ये। आप क्या कर रहे थे? मैं वही जो 90s के सारे कर रहे थे, अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं। उसके लिए कुछ खास टैलेंट होने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको उस टाइम। मैंने कोई ऐसा कोई तीर प्रोग्राम तो नहीं बनाया कि नाम हो गया दुनिया में हिंदुस्तान का या मेरा। कुछ नहीं, रेगुलर काम। इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल देयर ना इन आईटी। क्या है सीन? बात ये है ना कि वेरी वेल का मतलब क्या होता है? वेरी वेल हमारे यहाँ माना जाता है कि पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं, हाँ। लेकिन और वेरी वेल क्या करें, सब ले दे के ना सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल दे देते हैं कि वो सुंदर पिचाई। भाई एक सुंदर पिचाई है, ठीक है, इट्स लाइक द सेम थिंग ना कि सुंदर पिचाई ने इनोवेट किया है, कुछ बनाया है। बेशक करा हुआ, तभी तक वो गूगल पे में पहुंचे ना वो। नहीं, लेकिन वो तो जॉब है, मतलब वो तो रैंकिंग, एक रैंकर के तौर पे आगे बढ़ते गए और वो वहां तक पहुंचे। अब वो इनोवेट किया है नहीं, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करा होता तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को पता ना होता। तो मेरे उसमें नहीं हो, तो हाँ, he rose up to the height, but also because of that you have to understand where he comes from. He comes from in India, he comes from a higher caste background. The kind of privileges he has always enjoyed. मैं उनकी अचीवमेंट को डिमिनिश नहीं कर रहा। मतलब मैं भी नहीं कर रही, वो ही इज अ बिग अचीवर, और हम यूट्यूब पे सब कर रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, वी शुड नो। संजय, एक चीज़ आपने जो बात करी थी रिस्पेक्ट की, ये रिस्पेक्ट के आइडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। रिस्पेक्ट देश को लेकर के, समाज में धर्म को लेकर के, फिर 15 दिन कोई कांवड़ बनता है तो उसकी रिस्पेक्ट, उस हद तक रिस्पेक्ट की पुलिस भी मार खाती है उनसे। ठीक है, ये जो पूरा रिस्पेक्ट का आइडिया है, ये बहुत ऑप्रेसिव आइडिया बनता चला जा रहा है। घर से शुरू होता है, इसमें कोई शक नहीं है, घर से शुरू होता है। तो ये जो रिस्पेक्ट, ओबीडियंस और उसको फिर थोड़ा बुजुर्गों की केयर वर्सेस इंडिविजुअल हो गया है। मतलब एक इंडिविजुअल अगर वो रैशनल थिंकिंग है तो फिर वो ये सब कैसे निभाए, और जो समाज में हो रहा है रिस्पेक्ट के नाम पे वो कैसे देखे? देखिए, इसको ना आइसोलेशन में, मैंने भी ये गलती बहुत साल करी कि रेस्पेक्ट के जो आइडिया है इसको आइसोलेशन में देखा मैंने, कि हमारी सोसाइटी में ये रेस्पेक्ट का कल्चर है, नो डाउट। बट अगर आप ये देखें ना, दिस आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट is tied at the hip with patriarchy. The idea of respect is a brainchild of men. ठीक है, ये बिकॉज, और हमारी पूरी सोसाइटी, हम पूरी अपनी हिस्ट्री देख लें, द कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी एंड द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी हैज मोस्टली बीन विद मेन। तो जो आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट है वो मेन का ही दिया हुआ एक आइडिया है। एंड जैसे कि पेट्रियार्की की एक खास बात है कि वो अपने सब्जेक्ट से ही अपना काम कराता है। जो पेट्रियार्की की विक्टिम है वो ही किसी ना किसी तरीके से उसको प्रोपोगेट भी करती हैं और उसको जस्टिफाई भी करती हैं, ठीक है। और वो इसी तरीके से वो आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट भी वहाँ से पास ऑन होता है अपने सब्जेक्ट्स पे, और फिर वो उसको जस्टिफाई भी करती हैं और उसको प्रोपोगेट भी करती हैं। सो अनलेस वी ट्रीट, अभी तो रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में मैं ये रेस्पेक्ट को मैं क्या रेस्पेक्ट का एक नया नाम दिया गया है नई जनरेशन के द्वारा, जो कि जिससे मैं बहुत एग्री करता हूँ, विच इज़ कॉल्ड ग्रूमिंग।
आजकल ग्रूमिंग करके एक वर्ड है, जहाँ पे एक बंदा जो जैसे हमारे फादर हुए हैं, उन्होंने हमारी ग्रूमिंग ही तो करी ठीक है ना। ग्रूमिंग क्या है? जहाँ पे हमें ये लगे कि ये हमारे साथ ठीक कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं हमें। हाँ, और ये इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और वो उनके फादर ने उनके साथ ये किया होगा, ठीक है। और चाहे कोई चाचा हो गया, ताया हो गया, कोई भी हो गया, ये सब वो हैं। और अब वोकैबुलरी क्योंकि चेंज हो रही है, तो अब ग्रूमिंग वर्ड आ गया। ये अलग बात है कि उसको बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज करा जा रहा है, एक पर्टिकुलर उसमें कि एक बहुत बड़ा आदमी एक बहुत छोटी औरत को मैनिपुलेट कर रहा है, बट एक्चुअली वी ऑल हैव बीन ग्रूम्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय ओल्डर मैन। एंड वो जो रेस्पेक्ट का जो आइडिया है वो वहीं से जर्मिनेट होता है। तो अनलेस अगर आप इसकी सोशियोलॉजिकल स्टडी, मैं तो कोई सोशियोलॉजिस्ट हूँ नहीं, मैंने कोई पढ़ाई करी नहीं है, मगर जो दिखता है वो तो बोलता हूँ। वो जॉन एलिया का वो है ना कि जो दिख रहा है वो बोलने का आदी हूँ, अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो जो दिख रहा है मेरे को सामने वो तो मैं बोलूँगा ही। तो मैं अपनी फैमिली में जैसे जो मेरे से छोटे हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी रिस्पेक्ट करें। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से आर्ग्यू करें, मैं चाहता हूँ वो मेरे से सवाल पूछें। मैं उनको ग्रूम नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो इस किस्म के बन जाएं कि ये आ गए अब इनको रिस्पेक्ट से बात करनी है। आई वॉन्ट देम टू बी थिंकिंग individuals who ask questions, not just to me, to their parents and to every other person who demands respect because of the seniority. तो जो रेस्पेक्ट का जो आइडिया है वो सिर्फ मैंने तो इंडिया में इसी खित्ते में देखा है, इंडिया पाकिस्तान या जो एक जी ब्रीड तो एक ही है ना हमारी, निकले तो सब हम एक ही उससे हैं, सुरंग से। तो ये यहीं पे है, अदरवाइज कहीं नहीं कि वो आगे फलाने आगे खड़े हो जाओ। औरतों को तो खासतौर पे बोला जाता है ना कि फूफा जी आ रहे हैं तो आज घूंघट निकाल लेना है, आज वो आ रही हैं या वो बुजुर्ग आ रहे हैं। तो ये पेट्रियार्की का ही तो एक अगर पेट्रियार्की एक शरीर है तो रेस्पेक्ट उसका एक हिस्सा है। आपको अगर रेस्पेक्ट के आइडिया को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो आपको पेट्रियार्की को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे बुजुर्ग ही हैं जो बच्चों को जात पात सिखाते हैं, धर्म का भेद सिखाते हैं, जिसको रिश्वत लेना तक सिखाते हैं। इसी को ग्रूमिंग कहा जा रहा है आजकल। जहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो है, जो उम्र में आपसे बड़े हैं, वो आपको ये सिखाते हैं कि जो हम बता रहे हैं ना वो मान लो और वो बहुत सबसे अच्छी चीज बता रहे हैं हम आपको। अब जो इम्प्रेशनेबल माइंड है वो तो सोचेगा कि यार क्या बात बताई है, तो उसको आगे बढ़ाएगा। वो सब चीज यहीं से फैल रही है। भारत में शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है ज़िंदगी में, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, पैट्रियार्की, ये पूरा रिस्पेक्ट का बिजनेस, काला धन जो लेन देन में आपको मिलता है वो भी मिलेगा आपको। महिला कितनी कमतर है पुरुष से, वो सारी परंपराओं में मिलेगा। और ये हर धर्म की मैं बात कर रही हूँ, ये हर धर्म में है ना, हर धर्म की बात कर रही हूँ। और आप कास्ट, जातिवाद, वो तो शादी इज द मतलब मैट्रिमोनियल कॉलम्स पढ़ने से आप शुरू करिए और जब फाइनल होता है। और आज के युवा इतने सुविधावादी हो गए हैं, क्योंकि बाप से उनको जो जायदाद मिलनी है वो भी चाहिए है, तो बाप के विरुद्ध नहीं जाना है, परिवार के विरुद्ध नहीं जाना है। इसलिए ज़िंदगी में चाहे रिश्ते उन्होंने कितने भी बनाए हों, लेकिन शादी वो अपने घर वालों की मर्जी से, या लड़की भी यही करेंगी, शादी अपने घर वालों। क्यों? क्योंकि वो जो एक दिन का राजा बनना है शादी के फंक्शन में, एक दिन का नहीं, अब तो इंडियन बिग फैट वेडिंग्स का ज़माना है ना। बात करें उस शादी की, इलेक्शन खत्म हो गई, शादी खत्म नहीं हुई यहाँ, है ना। तो अब आप ये समझिए कि ये जो हमारा युवा भी अब सुविधावादी हो गया है। ऐसे समाज में रैशनैलिटी का सवाल, क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल, ऐसे और अपनी सेंसिटिविटी को सही दिशा में बनाए रखने का सवाल, ये सब कुछ पीछे चला गया संजय। मगर आप बताइए, आप तो इंजीनियर भी थे, अमेरिका में भी थे, अच्छा कमा भी रहे थे, ये सब आपने अपने आप को कैसे रीमोल्ड किया या कैसे उससे बाहर आए? मैंने कुछ खास रिमोल्ड नहीं किया मैम। एक तो मैं आई कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मैंने कभी पैसा देखा नहीं था। अच्छा।
कि मतलब ना ही कोई लग्जरीज थी हमारे घर में। मतलब हम तो ऐसे घर में रहते थे जहाँ पे खिड़कियों पे शीशे भी नहीं थे, तो सर्दियों में या बारिश में उसमें पॉलीथीन लगा देते थे ताकि सर्द हवाएं ना आए या पानी अंदर ना आए। और वो भी हमें लगता था कि यार घर है हमारे पास यार, औरों से बेहतर है। औरों से बेहतर है। तो मुझे वो नॉर्मल लगता था। तो जब मैं विदेश गया और मैंने पैसा वैसा कमाया, तो दैट थिंग वाज आफ्टर अ पॉइंट, मतलब शुरू शुरू में लगा कि खर्चा करो, जो नहीं खाया कभी वो खाओ, ठीक है, और जो चीज़ नहीं खरीदी कभी वो खरीद लो। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट मुझे उससे, बिकॉज अल्टीमेटली दैट थिंग वाज एलियन टू मी, आई डिड नॉट ग्रो अप विद दैट। तो और ऊपर से काम, और मैं उस टाइम पे अमेरिका में था जिस टाइम हिंदुस्तान एक करवट ले रहा था, ठीक है, जो अर्ली 2000 में आपको मालूम है क्या हुआ हिंदुस्तान बिल्कुल में। बिल्कुल। वो करवट ले रहा था, चाहे वो सेकुलरिज्म को लेके हो, चाहे कास्ट को लेके हो, और मैं बैठा हुआ था अमेरिका में। और मुझे उस पैसे से एक्चुअली डिटैचमेंट हो गया। और अब तो मैंने कहा यार मेरा यहाँ पे कोई रेलेवेंस है ही नहीं। मैं अमेरिका में सारी ज़िंदगी ये काम करता रहूँगा, एक दिन मैं भी शायद उस लेवल पे पहुँच जाऊँ, किसी कंपनी का सीईओ हो जाऊँ, और मैं भी मल्टी मिलियनेयर हो जाऊँ, और मेरे पास भी 4-5 गाड़ियाँ हों, एक गोरी में मेरी बीवी हो हैं, और मैं भी वो ज़िंदगी जीऊँगा और मर जाऊँगा एक दिन। तो मेरा कोई रेलेवेंस वहाँ पे है ही नहीं। मुझे लगा मेरा असली असली रेलेवेंस इंडिया के अंदर है, और उसके लिए मुझे सेक्रीफाइस करना था मनी को और सिक्योरिटी दैट मनी ब्रिंग्स। बट दैट सिक्योरिटी वाज नेवर देयर विद मी टू बिगिन विद। ये तो बीच में एक टेम्परेरी वो आया ना, फेज है। तो जब वो सिक्योरिटी मैंने छोड़ दी ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे ज़्यादा सही डिसीजन रहा। मैं इतना आज़ाद फील किया मैंने अपने आप को, और मैं इंडिया वापस आया, और हिंदुस्तान में मुझे आके देखा यहाँ पे लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, बेशुमार पैसा है लोगों के पास। लेकिन मैंने यहाँ पे आके रियलाइज़ किया कि जितने भी अमीर लोग हैं ना यहाँ पे, जितनों के पास भी पैसा है, किसी के पास भी ईमानदारी का पैसा नहीं है। जो खानदानी रईस हैं उनके भाई आगे करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट कर ली, उनका कुछ रोल नहीं है उसमें। और जो न्यू रिच हैं, जो जो नए नए अमीर हैं, किसी की कोई भी ईमानदार इंसान इस कंट्री के अंदर पैसा नहीं कमा सकता, इतना पैसा नहीं कमा सकता कि इतना अमीर हो जाए कि लोग उसको देख के बोले कि हाँ भाई ये जो अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाए, महंगी महंगी गाड़ियाँ उनके पास। एंड इट हैज़ कम टू अ पॉइंट दैट आई हैव स्टार्टेड टू हेट मनी। ठीक है, आई कैन मेरे को लगता है कि मेरे पास इतना पैसा हो बस कि मैं अपना खाना पीना कर लूँ, अपने बिल्स भर लूँ, और जो एक दो को मैंने एम्प्लॉय किया हुआ है कि भाई तू मेरा खाना बना दे आके, तो मैं उसको हर साल एक इंक्रीमेंट देता रहूं कि अब इतना ले, और उसको वो अपना काम करता रहे। उससे ज़्यादा पैसे का मेरे को चिढ़ है पैसे से। तो यहाँ पे आके मुझे नफरत हुई पैसे से, और मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मैं अमीर नहीं हूँ। मैं अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आ गया। अब मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, मेरी दौलत वो है। मैं अगर 2 टाइम भूखा भी रह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 2 आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मेरा पेट भर गया। और मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं किया है, मैं बस अपनी जहाँ से मैं शुरू हुआ था मैं वहीं पे आ गया हूँ वापस। वो बीच का एक टेम्परेरी हनीमून पीरियड बोल लो उसको, विच इज़ नॉट प्रोबेबली द राइट वर्ड टू से। वो बीच में एक पीरियड था जब मैंने पैसा कमाया और उड़ाया भी, क्योंकि उड़ाने के लिए भी तो पहले बार पैसा होना चाहिए ना आपके पास। पहले कभी था नहीं, अब आया तो उड़ा दिया, करके देख लिया। अब मुझे पता चलता है लोग बोलते हैं कि सेविंग्स नहीं करी। सेविंग्स भी करनी होती है कि ओल्ड एज के लिए। मैंने कहा यार अब ओल्ड एज में देखेंगे, मतलब कई बार वो लाइफ इंश्योरेंस वाले फ़ोन करते हैं कि आप ना एक लाइफ इंश्योरेंस आपको बेच रहे हैं हम अपनी फैमिली के लिए। आप, मैंने कहा भाई मैं तो अकेला हूँ, तो मैं किसके लिए लाइफ इंश्योरेंस लूँ। तो मैंने कहा अगर मेरी फैमिली होती भी तो मैं तुम्हें पैसा दूं ताकि मेरे मरने के बाद उसके लिए मेरी फैमिली धक्के खाए तुम्हारे पास। मैंने कहा पहली बात तो अगर मैं मर ही गया
तो मेरे के धेले का फर्क पड़ रहा है कि मेरी फैमिली सड़क पे पड़ी हुई है या महलों में रह रही है? मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम जो ये धंधा चला रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो तुम लोगों को ना। अभी मैं हॉस्पिटल में रहा, मेरे स्पाइन में ट्यूमर था, ठीक है, तो मैं अभी तक धक्के खा रहा हूँ इंश्योरेंस के मनी के लिए कि मेरे को पैसे दे दो भैया मेरे वापस, जो मैंने तुम्हें इतने सालों से प्रीमियम भरा है, अभी तक नहीं दिए। जो हेल्थ इंश्योरेंस था, हेल्थ इंश्योरेंस था। तो मैंने कोई आपने आपके तो मैं डाइग्रेस कर जाता हूँ, मैं भी बहुत बड़ी बकवास करने वाला बंदा हूँ। तो मैंने अपने रिस्पेक्ट का सवाल जो है ना, हाँ। क्योंकि देखिए रिस्पेक्ट का सवाल बहुत घातक सवाल है। इस देश में हमारे घरों के अंदर बच्चों को, युवाओं को बिल्कुल एक सेल्फ सेंटर्ड और खुदगर्ज इंसान बनाया जाता है। बिल्कुल खुदगर्ज इंसान बनाया जाता है। सारी बड़ी बड़ी बातें बाहर भाषण देने के लिए हैं, बाहर के लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए हैं। घर में दादाजी समझा रहे हैं कि जाति देख करके शादी करो, बिल्कुल ठीक है, माता पिताजी समझा रहे हैं कि दहेज देख करके शादी करो, और लड़की जो आए तो वो कमाती हुई भी आए, बहुत सारा पैसा भी लाए और साथ में इज्जत भी करे, और शाम को जब वो आए तो हमारी सेवा भी करे, ठीक है। तो वो लड़की इस तरह की उनको चाहिए। लड़की भी जो आ रही है उसका भी कुछ अजीब मामला है। तो ये जो टोटल हमारे घरों के अंदर जो चल रहा है, हमारा समाज उसी से बन रहा है ना। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट के सवाल को क्रिटिकली हमारे युवाओं को देखना चाहिए कि आप रिस्पेक्ट किस चीज़ की करें और किसकी ना करें, और मुंह पर बोल दें कि नहीं आपके साथ हम बदसलूकी नहीं कर रहे, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा सकती। आप एक जिंगोइस्टिक एक ऐसे इंसान हैं जो देश का भला नहीं कर रहा है। बिल्कुल। इसके साथ साथ बड़े बड़े घरों में मैंने देखा, बुजुर्ग ना तो कुछ नया सीख रहे हैं, ना कुछ नया पढ़ रहे हैं, ना जानने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया किधर जा रही है, मगर बस उनकी रिस्पेक्ट करो और उनसे मशवरा करो और उनकी सलाह ले लो, बिल्कुल, जिनको कुछ नहीं आता आज के दौर का। तो ये चल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है संजय, हम लोगों ने बहुत सीरियस बातें कर ली, थोड़ा कम इन टू योर एलिमेंट, आराम से। नहीं, मैं एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आपने जो ये शादी वाले मसले की बात करी ना, कि आप कहीं भी पढ़ लो, कुछ भी बन जाओ घर में, जो लेकिन जो दादाजी कहेंगे या पापा जी कहेंगे करना वही है, ठीक है, और जाति देख के करना है, और दहेज भी लेने हैं, ये सब अगेन आई एम सेइंग दैट ये पेट्रियार्की का ही ब्रांचिंग है ये सारा का सारा, ठीक है। और जो लड़की आ रही है घर में, उसकी तो कोई सही उसके घर में भी नहीं होगी, उससे कोई पूछेगा भी नहीं कि तेरा क्या मन है। कुछ लोग पूछते हैं आजकल, लेकिन ज़्यादातर लोगों में पूछा नहीं जाता है। शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ना, इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इंस्टीट्यूशन, इट हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड। और वैसे भी उसने अपनी रिलेवेंस लूज कर दी है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में, मेरे को अमेरिका में भी लोग बोलते थे कि यार इंडिया का जो शादी का सिस्टम ना बहुत सही है, चलता है, लोग यहाँ डिवोर्स नहीं लेते वहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पे पिटती रहती हैं औरतें, लेकिन डिवोर्स नहीं लेती, कि भाई समाज में क्या होगा, क्या बदनामी हो जाएगी, और बच्चे हैं और फलाना है और ढीमका है। ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बना ही पेट्रियार्की के लिए है। एक चीज़ और है संजय, यहाँ पर शादी जब होती है तो इट इज़ अ मैरिज बिटवीन टू अनइक्वल्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी पार्टनरशिप होगी जो इक्वल्स के बीच में होगी तो उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बिना पे अगर कोई पार्टनरशिप सस्टेन करती है, बहुत खूबसूरत बात, अच्छी बात है ना, चाहे वो शादी हो चाहे वो कोई और पार्टनरशिप हो। लेकिन अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बिना कोई रिलेशनशिप चलाई जाए और एक आदमी यहाँ है और एक आदमी यहाँ है, और ये माना जाए कि नहीं जो यहाँ पड़ा हुआ है वो बस उसको रिस्पेक्ट दे करके, उसको भगवान मान करके उसके साथ निभाए, तो जाहिर है पावर इक्वेशन बिगड़ जाती है। इट इज इम्बैलेंस ऑफ पावर इंटरफेस, और फिर वो बदसूरत होता है। तो मुझे ये लगता है कि बजाय इसके कि हम ये कहें फैमिली बेकार है, शादी बेकार है, हर तरह की एसोसिएशन बेकार है, नहीं, मुझे ये लगता है कि नहीं, आप इस पर ये बात कीजिए कि हम एम्पावर्ड ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में। एम्पावर्ड ह्यूमन बींग प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादातर मामलों में शादी में तलाक इनिशिएट करती है महिला, फिर क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और ऐसे मामले हैं कि शादी करना या ना करने का चॉइस, बहुत लोग 50 की उम्र के बाद शादी करते हैं, अब हमें कंपेनियनशिप चाहिए। तो शादी अपने आप में बुरी नहीं, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत अनइक्वल है। मैंने तो कभी करी नहीं है, और ना मैंने कभी इसके बारे में सोचा, पर मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि हमारी शादी डिफरेंट है, कि हमने कोर्ट में जाके करी है, हमने सिविल मैरिज करी है, और कोई हमने धकोसला नहीं किया, कितने लोगों को बुला लिया, वो करा लिया। एक मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था कुछ साल पहले,
कि व्हेन यू से दैट आपकी शादी डिफरेंट है, आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को री इन्वेंट कर रहे हो विच इज बेसिकली एक्सप्लॉइटेटिव। अब आप उसको री इन्वेंट करके उसको न्यू लीज दे रहे हो कि वो और आगे मतलब म्यूटेट करता चला जाए। अगर एक इंस्टीट्यूशन ओरिजिनली बाय डेफिनेशन इज एक्सप्लॉइटेटिव, इज प्रॉब्लमेटिक, आप उसको एक नया रूप दे के मॉडर्न पैरामीटर्स में, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसको सरवाइव करने का एक तरीका दे रहे हो कि अब तुम इस तरह से अडेप्ट कर लो, इस तरह, ताकि द इंस्टीट्यूशन स्टेज अलाइव। और ये जितनी भी डिफरेंट किस्म की शादियां मैंने सुनी हैं, उसमें इवेंचुअली क्या होता है, जेंडर रोल्स में ज्यादा फर्क होता नहीं है। जेंडर रोल्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। मतलब अगर एक दिन किसी मर्द ने खाना बना लिया तो वो उसका ढिंढोरा पीटेगा, ठीक है। और बाज वक्त ऐसा होता है कि औरतें खाना भी बना रही होती हैं और अपना काम भी कर रही होती हैं। तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस, इट्स जस्ट दैट के म्यूटेंट है ये एक मॉन्स्टर है दैट इज म्यूटेटिंग। संजय, अगर किचन के इर्द गिर्द ही सारा प्रॉब्लम है तो किचन एलिमिनेट हो रहे हैं मॉडर्न शादियों में। बिल्कुल, अब तो हो रहे हैं। जोमेटो आ गया ना। हाँ, तो अब किचन अगर एलिमिनेट हो रहा है और पार्टनरशिप है, देखिए प्रॉब्लम एक चीज यहाँ पर है कि हमें शादी मिली है धर्म से। अब धर्म से जो चीज मिली है उसके जितने भी कॉन्टोर्स हैं वो बराबरी के हो नहीं सकते, है ना। लेकिन जो मॉडर्न शादी हो सकती है जिसमें लड़की ये तय करे, लड़का ये तय करे, और उसके तो वो एक कंपेनियनशिप है, उसको शादी कहिए, उसको लिव इन कहिए, उसको जो भी कहिए। मेरा ये कहना है कि जो पावर प्ले है दोनों के बीच में वो इक्वल होना चाहिए, वो जस्टिफाइबल होना चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर होना चाहिए। ये मेरी इतनी सी बात है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब दोनों को बराबर हक हो, दोनों को बराबर हक हो, है ना, स्पेस दोनों का बराबर हो, है ना। वो तो मैं उसको उस तरह से, उस नज़र से देखती हूँ। और लोग अपनी ज़िंदगियों को डिज़ाइन करेंगे, जब एम्पावर्ड दो ह्यूमन बींग साथ आएंगे तो वो अपनी ज़िंदगियों को रीडिज़ाइन करेंगे और वो धर्म के हिसाब से नहीं करेंगे। तो हमारा समाज एक ही समय में 18वीं सदी में भी जी रहा है, 22वीं सदी में भी जी रहा है। तो मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि देयर आर आइलैंड्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स। तो ये इस तरह से, तो शादी का मामला मुझे इतना लगता है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ अगर प्रोजेनी कभी किसी भी फॉर्म में है तो ह्यूमन सोसाइटी के लिए उसको लीगलाइज्ड होना महिलाओं के हक में है। बेशक महिला को वो प्रोटेक्शन मिलेगा कि वो अकेली सिंगल मदर बन करके सब कुछ ना करती रहे, जिस काम में पति या मर्द भी शामिल था और वो आराम से छुट्टा घूमे, है ना, क्योंकि भगोड़े पतियों की जमात है इस देश में, पूरी जमात है इस देश में। तो इसलिए मुझे लगता है शादी प्रोटेक्ट करती है महिला को, कमजोर महिला को। मतलब जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो वो उसके लिए रिलीजियस स्टाइल में शुरू होती है लेकिन कोर्ट में खत्म होती है ना। कोर्ट में खत्म होती है। कोर्ट इज रैशनल एंटिटी, होपफुली। अगर हम दोनों को डाउट है लेकिन रैशनल एंटिटी है ना। तो कोर्ट में तो जब मामला जाता है तो रैशनल होने लगता है। अक्सर कोर्ट में भी ये होता है ना कि जजेस भी मतलब बोलते हैं, हालांकि हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं साथ में कि भाई हम म्यूचुअली कर रहे हैं यार, एमिकेबली कर रहे हैं, तो भी जज बोलता है कि नहीं यार 6 महीने करके देख लो। मैं एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, उनका पता नहीं नाम क्या लेना, तो वो उनके लिए फिल्म लिख रहा था, तो वो मेरे को बता रहे थे अपने डिवोर्स का कि मैं और मेरी बीवी ना जज के सामने हंस रहे थे या एक दूसरे पे मजाक कर रहे थे, करते जज ने डिवोर्स दिया ही नहीं। कहते ठीक तो है, आउट ऑफ टेम्पलेट था क्या ठीक तो है, तुम क्यों डिवोर्स ले रहे हो यार। तो अगली बार जब वो गए तो उन्होंने झूठ मूठ की लड़ाई करी वहां पे, तब जाके डिवोर्स मिला उनको। तो क्या है ना कि शादी के अंदर ना देखिए एक चीज आप और वो करें कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट, एंड ऑल स्टेट्स बाय डेफिनेशन आर एक्सप्लॉयटेटिव। शादी का इंस्टीट्यूशन स्टेट के लिए है, बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखें कि जो शादी करना तो बहुत आसान है, आप बिना स्टेट की परमिशन के भी कर लेते हो, घर वालों ने मिल मिला के कर ली। लेकिन अगर आपको शादी को तोड़ना है, सेपरेट होना है, तो स्टेट का इंटरफेरेंस, स्टेट जब तक आपको अलाउ नहीं करेगा आप अलग नहीं हो सकते हो। वो महिला सुरक्षा के नाम पे होता है। महिला सुरक्षा के नाम नहीं, वो होता है इस नाम पे कि नहीं फैमिली नहीं टूटनी चाहिए, बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं भी नहीं फैमिली नहीं टूटनी चाहिए, बिकॉज स्टेट इज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ लूज कैनन्स।
अगर अगर लुक उसको अनारकी लगेगी। हाँ, अगर मेरे जैसा बंदा है कोई, मेरे को जिसने कभी शादी नहीं करी, जिसके कोई बच्चे नहीं है, मेरे को अगर कोई बोले कि फलां प्रोटेस्ट में जाना है और इस पॉलिसी के खिलाफ वहां प्रोटेस्ट करना है, लेकिन वहां पे ना लाठी चार्ज हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, तो मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मेरे बीवी बच्चे होते हैं और मेरा घर नौकरी ये सब होता, बच्चों की फीस होती, मकान का किराया होता, तो मैं साफ मना कर देता, भाई मैं नहीं आ रहा। तो आप देख लो स्टेट किस तरीके से बेनिफिट करता है विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज रेयरली अबाउट टू पीपल। यस, एग्री। सबसे ज्यादा स्टेक मैरिज के इंस्टीट्यूशन में स्टेट का है, एंड दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट मतलब कुछ तो कंट्रीज इवॉल्व हो गए। अब यूएस में तो एक भी बंदा जाके बोले यार मुझे नहीं रहना इसके साथ, मतलब यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि उसमें कल्चर भी आ गया, रेस्पेक्ट भी आ गया है, और वो धर्म भी आ गया है, और वो एल्डर्स के वो भी घुस गए हैं, तो यहाँ 50 पचड़े हो जाते हैं। यहाँ आसान नहीं है, बट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज आई अंडरस्टैंड इज नेवर अबाउट टू इंडिविजुअल्स, इट इज अबाउट, पहले बोलते हैं दो फैमिलीज के बीच में होती है, पहली बात तो यही बकवास बात है। हाँ, ये सबसे ऑप्रेसिव बात है, दो फैमिलीज के बीच में हो रही है, फिर एक्चुअली वो स्टेट के हित में कर रहे हो आप। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये रूल ब्रेक किया है। नहीं, आजकल तो बहुत अच्छा दौर है सिंगल लोगों का, या जो जिन्होंने ये किया कि नहीं वो अकेले रहेंगे, शादी हो या ना हो। हाँ? आपकी टी शर्ट का कलर अगर ऑरेंज होता तो ये जो बाकी का सब कुछ है ये बहुत अच्छा जा रहा था, एक अच्छा बाबा डम के लिए। मैंने देखा है एक्चुअली ऑरेंज टी शर्ट पे चे गुवारा। ओके, ऑरेंज एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। माय फेवरेट। आई यूज्ड टू लाइक ऑरेंज, मतलब इवन कई बार अभी हम ऑस्ट्रेलिया में थे अपने शोज के लिए, तो वी वर ड्राइविंग फ्रॉम सिडनी टू मेलबर्न, और रास्ते में देयर वाज, अब ऑस्ट्रेलिया का वो बताए वास्ट लैंड है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ कोस्ट पे लोग रह रहे हैं। एंड रास्ते में देयर वाज एक वक्त आया डस्क के टाइम पे जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी, द स्काई वाज ऑरेंज एंड इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल, बट इन्होंने रंग भी हमसे छीन लिया कि एक रंग जो खूबसूरत है वो भी हमसे छीन लिया, कि भाई वो दीपिका पादुकोण की जो बिकनी है वो इस रंग की नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं क्या चाहिए यार, समझ में नहीं आता। अच्छी तो लग रही थी। हाँ, बीजेपी की बहुत सारी समर्थक जो अभिनेत्रियां, उनकी बिकनी ऑरेंज रहती है, रही है हमेशा। उन पे ठीक है, उन पे ठीक है। संजय, एक आजकल एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो बंगाल में, कलकत्ता में बहुत ख़राब कांड हुआ है जी। और मेरे पास एक शो के लिए, डिबेट के लिए टीवी पे आया था, तो मैंने कहा देखिए बहुत बुरा हुआ है और नहीं होना चाहिए था, लेकिन परेशानी ये है कि जब किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ, मिडिल क्लास लड़की के साथ होता है ना, तब हम लोग उद्वेलित होते हैं। देश भर के ये सारे डॉक्टर्स और कलकत्ता के भी डॉक्टर्स वो मणिपुर पर चुप हैं, वो हाथरस पे चुप हैं, वो कठुआ पे चुप हैं, और जब वो उनके जैसी किसी के साथ होता है तो उनको परेशानी है। तो इसलिए ही अपराध इस तरह के नहीं रुकते हैं, क्योंकि आप बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को आप संस्कारी बताते हो और हारफूल माला और आरती करते हो। कठुआ के अपराधियों के लिए आप रैली निकालते हो उनके समर्थन में, जो बलात्कारी और हत्यारे हैं उनके समर्थन में, लेकिन अचानक आपको लगता है कि बस ये वाला रेप नहीं होना चाहिए था। तो क्राइम कैसे रुकेगा अगर हम इतने सिलेक्टिव होंगे? रेप को लेकर, रेप और हत्या को लेकर के अगर हम इतने सिलेक्टिव होंगे, राइट फ्रॉम निर्भया टू दिस कैलकाटा रेप, आप अब देखिए जो कास्ट लोकेशन है अब विक्टिम की, उससे तय हो रहा है। हैदराबाद वाला भी यही था, और उसमें भी वो लड़की जो है वो मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई थी, और निर्भया भी मेडिकल से थी और ये भी थी। यानी कि अपर कास्ट और मिडिल क्लास बैकग्राउंड के जो विक्टिम्स हैं, हम उनके लिए खड़े होते हैं, हम मणिपुर के लिए नहीं खड़े होते हैं। हम इसके लिए क्या करें? मतलब क्यों कुछ रेप हमें परेशान करते हैं, कुछ रेप और हत्याएं परेशान करती हैं, सिर्फ क्या करें? कास्ट का जो सवाल है, जो क्लास का सवाल है, जो क्रीड का सवाल है, वो सब इसमें सामने दिख रहा है। थोड़ी देर पहले आपने मेरे से पूछा था ना कि
एथिक्स और मोरालिटी के लिए क्या धर्म ज़रूरी है। अब ये ज़्यादातर जो हिंदुस्तानी लोग हैं, धर्म में कोई सा भी धर्म हो उनका, सबका उनमें यकीन है, लेकिन ये है इनके एथिक्स और मोरालिटी जो आपने भी बयान करा। इनफैक्ट मैं कल ही एक न्यूज़ देख रहा था, अजीत अंजुम करके एक जी पत्रकार हैं, उनको महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अजीत अंजुम ने महुआ मोइत्रा से सवाल पूछा कि इसी केस के बारे में, कलकत्ता में जो केस हुआ, कि इस पे आप चुप क्यों हैं। एंड जस्ट आस्किंग फॉर दैट क्वेश्चन शी ब्लॉक्ड हिम। ठीक है, तो ये सब जो देखिए, मैं एक जगह और मैंने पहले बोला था कि फ्रिजोफ कैपरा ने एक किताब लिखी थी, टर्निंग पॉइंट, और उस किताब मैंने बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से स्कूल से निकलते ही पढ़ी थी वो किताब। उस किताब में उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला था उसने, कि ये सारी प्रॉब्लम जो भी आपने बताई ना, इन सब का जो इनफैक्ट शुरू से जो हम बातें कर रहे हैं ना, सदगुरु की या ओशो की या श्री की, रिस्पेक्ट की, पेट्रियार्की की, और अब ये इंसिडेंट्स हैं, कास्ट और ये सब, दिस इज ऑल जस्ट वन थ्रेड। ये जिनको अब हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं ना, कोई मेरे को मिलते ही अगर कोई कास्ट की बात करता है तो रेड फ्लैग है। कोई मेरे को मिलते ही अगर ये बोलता है कि नहीं यार, टेनिस को ही देख लो, मेन के 5 सेटर्स होते हैं, वुमेन के 3 सेटर्स होते हैं, तो वुमेन आर द वीकर सेक्स, रेड फ्लैग। कोई मेरे को आके बोलता है साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, रेड फ्लैग। कोई मेरे को आके बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, रेड फ्लैग। कोई मेरे को आके बोलता है, रेप के बारे में बोलता है कि नहीं अभी प्रूव नहीं किया, कुछ नहीं प्रूव किया जा सकता, तो डोंट जंप टू कंक्लूजन, रेड फ्लैग। ये सारे रेड फ्लैग एक लाइन से लगे हुए हैं। हम आइसोलेट करके किसी एक प्रॉब्लम को, ये मेरा मानना है और ज़रूरी नहीं मैं सही कह रहा हूँ, आइसोलेट करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज उस प्रॉब्लम का जो डीएनए है वो पीछे से चलता हुआ आ रहा है और वो डीएनए म्यूटेट हो चुका है। अगर हमको उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है ना, तो वी हैव टू कट द हेड ऑफ द मॉन्स्टर। वो सर काटना पड़ेगा, और इसीलिए मैं बोलता हूँ उस सर का नाम क्या है? पेट्रियार्की का सर कलम करना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा कोई चाकू लेके निकल जाए हमारे, दिस इज मेटाफोरिकल, प्लीज कोई भी इसे गलत ना समझे, आई वाज स्पीकिंग मेटाफोरिकली। वो आइडियोलॉजिकली उसका सर कलम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज men of all age, चाहे वो मेरी एज के हों या मेरे फादर की एज के हों या मेरे ग्रैंडफादर की एज के हों, दे ऑल एक्सप्लॉइट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट प्लेसमेंट। फर्स्ट तो ये मैं विमेन को तो करते ही करते हैं, इवन इन जो कास्ट प्लेसमेंट में जो नीचे हैं, दे ऑल्सो एक्सप्लॉइट विमेन। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शनल बिगटरी है हमारी सोसाइटी में, उसका सबसे बड़ा परपेट्रेटर, उसका सबसे बड़ा रीजन है पेट्रियार्की। संजय ये कह रहे हैं कि जो तथाकथित नीची जाति के लोग हैं, वो मर्द भी जो जातिवाद झेलते हैं घर के बाहर, अपने घर में आकर के अपनी महिलाओं के साथ पितृसत्तात्मक जो दुर्व्यवहार हैं, जो उनकी प्रताड़ना है, वो उसमें लिप्त हैं। और ये एक बहुत अहम बात है कि आप कास्ट वाइज कहीं पर भी खड़े हों, क्लास वाइज कहीं पर भी खड़े हों, लेकिन आप अपने परिवार की महिलाओं के साथ आपका बर्ताव मालिक का होता है और वो गुलाम होती हैं आपकी। तो ये जो आपने बात करी है पैट्रियार्की, तो पैट्रियार्की वो एस्टैब्लिश इवन बिफोर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स वर आइडेंटिफाइड या एस्टैब्लिश्ड। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारे जितने भी रिलीजन्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैट्रियार्की के फ्रेमवर्क में ही पैदा हुए। बिल्कुल, एक वीरदास एक है ना, उसने एक बड़ी सही बात बोली थी कि ऑल रिलीजन इज मैंसप्लेनिंग, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। आई विश आई could come up with that. इसीलिए ऑल द गॉड्स, अल्लाह भगवान आर ही। देखा किसी ने नहीं, सबको पता है जेंडर क्या है भगवान अल्लाह का। हाँ, लेकिन अब ये बड़ी मजेदार बात है, जब कोविड हो रहा था तो माय फादर डाइड, तो अब गांव में हम ले गए उनको
जो भी लास्ट राइट्स वगैरह होते हैं करने के लिए। तो वहाँ पे गांव के लोग, ये बुजुर्ग लोग कह रहे, अरे क्या कोविड बकवास लगा के रखी हुई, देखा है किसी ने कोविड? कोविड दिखना चाहिए, लेकिन जो ऊपर वाला है वो दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मानते हैं। लेकिन जिसकी वजह से मर रहे हैं सामने, उसको नहीं मान रहे। अब अभी तो हमें बहुत लंबा ये डिस्टेंस बात आपने कही वहाँ? उनको क्या समझ में आना है? मैं दिमाग वहां पे खर्च करना चाहिए जहां पे उसका कोई फर्क, क्योंकि हमारे पास भी तो लिमिटेड दिमाग है ना, उसको घिसते रहेंगे खत्म हो जाएगा हमारा भी एक दिन। वो वहां क्यों खर्च करूं मैं खामा? मैं अभी यार ये सदियों से इसमें जी रहा है, अब इसको जीने दो यार। कि हमने तो कभी कोविड दिख रहा है, कहीं दिख रहा है कोविड, कहीं उड़ता हुआ दिख रहा है तेरे को? उड़ता तो मेरे को कोई और भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे यार, जिसमें तुम माने फिर रहे हो। तो इट्स, और ये सब धर्मों में है, कोई एक ऐसा नहीं है कि ईसाई धर्म में ऐसा नहीं है, या इस्लाम में ऐसा नहीं है, या यहूदियों में ऐसा नहीं है, सब में फेथ इज फेथ ना। फेथ इज फेथ। वही तब तो मैं तो मतलब अगर मेरे को वीर कभी मिले तो वीरदास एक बहुत अच्छे स्टैंड अप सटायरिस्ट हैं, जो भारत से बाहर परफॉर्म करते हैं ज़्यादातर। वहाँ करते हैं, यहाँ पे भी बहुत करते हैं, और ही इज़ अ फैंटास्टिक मैन। जितना भी मेरा इंटरेक्शन उनसे रहा है, ही इज़ अ वेरी नाइस पोलाइट, वेरी इंटेलिजेंट मैन। एंड कई बार क्या होता है ना कि वो एक पुराना गाना था ना, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे। तो उसकी जो धुन थी वो मेरे ख्याल से, मैं गलत हो सकता हूँ उसमें, मेरे ख्याल से नौशाद साहब की है, आई एम नॉट श्योर, गलत हो सकता हूँ मैं। लेकिन उसी दौर के दूसरे एक दिग्गज म्यूजिशियन ने उनको बोला था कि काश ये धुन मैंने बनाई होती। गॉट इट। तो वो वीर ने जो बोला ना, ऑल रिलीजन्स आर मैंसप्लेनिंग, एंड मेरा मुंह खुला What about spirituality? मैं वही, स्पिरिचुअलिटी इज द रिच कजन ऑफ रिलीजन। अभी मैं जो बाहर बोल रहा था, तो मतलब अमीर आदमी स्पिरिचुअल होना अफोर्ड कर सकता है, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर। अब आप बताओ, ओशो के आश्रम में स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी रिच बुफे ऑफ ऑल द फेथ्स। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक बुफे है, आप थोड़ा सा ये ले लीजिए, चाइनीज़ का कुछ ले लीजिए, कुछ जापानीज़ का ले लीजिए, कुछ मुसलमानों का ले लीजिए, कुछ क्रिश्चियनिटी का ले लीजिए, कुछ और जो इवन प्री रोमन, जो प्री क्रिश्चियनिटी जो फेथ्स रहे उसका कुछ ले लीजिए, कुछ भारत का ले लीजिए, और सबका कुछ कुछ लेकर के आप कहिए हम बड़े स्पिरिचुअल हैं। और मेरे पास एक एंकर जो मुझे चाहिए है अपनी जर्नी के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, वो यहाँ से आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आता इनको कितने एंकर चाहिए। एक तो इनको लाइफ पार्टनर चाहिए जो उनका एंकर हो, एक इनको फैमिली चाहिए जो उनका एंकर हो, एक इनको जॉब चाहिए जो उनका एंकर हो, एक इनको घर चाहिए जो उनका एंकर, फिर इनको बच्चे चाहिए जो उनका एंकर हो, और इस सब मिलने के बाद भी इन्हें एक और एंकर चाहिए जो स्पिरिचुअलिटी हो। बस आप जो ये स्पिरिचुअल गुरु जो अंग्रेजी में बातें करते हैं ना, ओशो से शुरू करके और ये सदगुरु तक, इनकी बातें सुन लो आप, सिर्फ बकवास है, सिर्फ बकवास। मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। अभी मैं एक ओशो का वो पढ़ रहा था, बोला था कि किसी ने मेरे को, हाँ, एक मेरे दोस्त ने मेरे को भेजा ओशो का वीडियो, जिसमें कह रहा था कि आदमी की असली जीत होती है अपने अंदर पे विजय पाना। आप चांद पे पहुंच गए, वो तो आपने अपने बाहर विजय पाई ना, अरे अपने अंदर विजय। क्या मतलब है इस बात का? मैं अपने अंदर कैसे घुसूं? पहले तो ये बताओ, किससे लड़ाई करूं? किस अंग पे विजय पानी? दिल पे, गुर्दे पे, कलेजे पे? क्या देयर इज नो सेंस। बट इसी बात पे लोग फिदा हो यार। नहीं, वो ये शायद उनका ये होता है कि लालच पे, ग्रीड पे, और बहुत ज्यादा चीजों की कामना करने पे विजय पाओ। आप मेरे को एक बात बताओ शिवा, आप मेरे को एक बात बताओ कि ज्यादा लालच मत करो। ये अगर मैं बात बोल रहा हूं तो इसके लिए मैं गुरु हो जाऊं? अगर मैं बोल रहा हूं कि चोरी मत करो, किसी का हक ना मारो, तो ये मैंने कोई ऐसी बात कर दी कि मैं मतलब मेरे भक्त हो जाए इस बात पे? मैं तो हाइजनबर्ग का भक्त हूं ना, जिसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया है कि मोमेंटम और पोजीशन एक टाइम पे आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। वो करिए अनोखी बात।
उसका भक्त हूंगा ना मैं, आइंस्टाइन का भक्त हूंगा जिसने E=mc² दिया। उसने सिर्फ आपको बताया था एनर्जी एंड मास आर E इंटरकन्वर्टिबल। mc² भारत के ज्ञान परंपरा में पहले से था। हाँ, तो ये भी हॉकिंस ने कहा है। वो ना एक फेक वेबसाइट थी जिसको ये हर्षवर्धन साहब ने कोट कर दिया था कि ये एक फेक वेबसाइट पे उन्होंने लिखा हुआ था कि हॉकिंग हैज क्लेम्ड दैट वेदास आर सुपीरियर टू E=mc²। तो मैंने एक्चुअली एक एक्ट में बोला था अपने, मैंने कहा इसका मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वेदास आर सुपीरियर टू E=mc²। और जब हॉकिंग मर गया उसके अगले दिन बोला ये, सो दैट वी कैन नॉट गो बैक टू हॉकिंग एंड चेक, और यह हॉकिंग खुद ही डिनाई कर दे उस बात को। अब क्या सुपीरियोरिटी, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब साइन होते हैं ना साइंस में। सुपीरियोरिटी का कोई साइंस नहीं है, सुपीरियोरिटी का साइंस सिर्फ कास्टिज्म में। सो अपर कास्ट हिंदू के लिए ना सिर्फ सुपीरियोरिटी ऑफ वेदास इज एवरीथिंग। अब बात जो आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे, अब ये कि मैं अपने अंदर पे विजय पाऊं, यार अपने अंदर पे विजय, ये कितनी वेग स्टेटमेंट है। हैव यू सफर्ड कास्ट? मैं अनफॉर्चुनेटली, मैं तो आई बिलोंग टू अ कम्युनिटी विच इज, वैसे तो शूद्र में आता है, लेकिन मैं जाट हूं, तो विच इज अ वेस्टर्न यूपी दैट आई कम आप फ्रॉम। तो दबंग जाति से आते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही डोमिनेंट कास्ट है वहां पे। तो मैंने पर्सनली सफर नहीं किया। हाँ, मतलब शहर में आके आई हैव बीन रिजेक्टेड बाय वुमेन फॉर बीइंग अ जाट, कि ये जाट है, से दूर रहो। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, ये भी होता है। तो बट देन दैट्स अ स्मॉल, मतलब इट्स जो हमारी तो इनफैक्ट अगर आपने इतना डरा दिया है महिलाओं को कि आपकी जाति ने, हमारी या जाति ने आपके ट्राइब ने। बिल्कुल इतना डरा दिया। जाट इज नॉट अ कास्ट, इट इज अ ट्राइब। इट्स अ ट्राइब, है ना? यू फाइंड जाट्स इन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड सिख्स। हाँ, तो अब कहने को तुम कुछ भी बोल दो, लेकिन एक्चुअली हो तो आप ये देखें ना कि जितनी भी कास्ट एट्रोसिटीज होती है ना हिंदुस्तान में, वो ज्यादातर जो है ना वो लैंड ओनिंग कास्ट जो है ना वो करती है। जाट हुए, गुजर हुए, यादव हुए, ये सब लोग खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में ये लोग करते हैं। जो ब्राह्मण है वो लैंड ओनर तो कभी भी नहीं रहा, क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं करनी कभी, उसका तो काम भिक्षा से चलता है। आपका घर बन रहा है, आपने नींव खुदवाई, लाओ भी हमें दो। आपने घर में नया व्हीकल खरीदा, लाओ भी हमें दो। आपके घर का लेंटर पड़ा, लाओ भी हमें दो। आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, लाओ भी हमें दो। आपके घर में कोई मौत होगी, लाओ भी हमें दो। तो इन्हें तो काम करने की जरूरत ही नहीं है ना, इन्हें कास्ट एट्रोसिटी की भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने ऑलरेडी बिकॉज ऑफ देयर प्रिविलेज ये पलायन कर चुके हैं। और सारी ब्यूरोक्रेसी, सारा जुडिशरी, सारा इंपॉर्टेंट पोजीशंस सब इन्होंने पकड़ लिया है। मीडिया सब इन्होंने पकड़ा हुआ है। इनको क्या जरूरत है? रही ये लैंड ओनिंग कम्युनिटीज, जाट्स एंड गुजर्स एंड यादव्स, जिनके खेत हैं, जिनकी जमीनें हैं, जिन पे दलित काम करता है, सारी कास्ट एट्रोसिटीज तो ये करते हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर कोई मेरे को ये बोले कि मैं बदनाम कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और कोई मेरे को बोले कि मेरा देखा हुआ झूठ है, तो फिर वो ओशो का भक्ति हो जो बोलेगा अपने अंदर पे विजय पाओ। और अंदर घुसू कहां से? देयर आर सो मेनी एंट्री पॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी ना, कहां से घुसू? सही। कास्ट एट्रोसिटीज का सवाल और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सवाल, इसमें थोड़ी सी एक फाइन लाइन है संजय। एक तो ये कि जो क्राइम होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो एक चीज़ है, लेकिन डे टू डे में वो जो हमारे तौर तरीके, परंपराएं बना दी गई हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम कर रहे होते हैं, उस पर कभी कोई बात नहीं हो रही, उसको परंपरा का नाम दिया जा रहा है। और जब वही डिस्क्रिमिनेशन हमारे मन में ऊंच नीच पैदा करा के किसी से एट्रॉसिटी कराता है और उसको लगता है कि इसकी हैसियत कैसी हुई, ये शूद्र है या ये दलित है, इसकी हैसियत कैसी हुई कि ये हमसे बराबरी से बात कर रहा है, तो वो कास्ट एट्रॉसिटीज में का शिकार हो जाता है वो दलित, है ना। हाँ, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर डिस्क्रिमिनेशन एज अ क्राइम। इन मोस्ट इवॉल्व सोसाइटीज, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑफ रेस, जेंडर और सेक्सुअलिटी इज कंसिडर्ड अ क्राइम। हम पहले उसको परंपरा बनाते हैं, और फिर जब परंपरा का नतीजा कुछ निकलता है
तो फिर उसको एट्रोसिटी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन इटसेल्फ इज एन एट्रोसिटी। अगर उसको वहीं पे वही स्निप इट इन द बड, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ही नहीं होना चाहिए। और हैसियत कैसे होगी? हैसियत तो है उसकी हैसियत भाई। क्या कास्ट सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है कि मैं एक आईएएस, दलित आईएएस ऑफिसर ने मेरे को खुद बताया कि उसका पीएन जो है ना, जो कि ब्राह्मण है, उसको पानी ला के नहीं देता। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि जिनको रिजर्वेशन मिलके, जिस जनरेशन को रिजर्वेशन मिलके और वो अब एक क्रीमी लेयर बन गए, उनको अब रिजर्वेशन उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। भाई जिस दिन तुम अपने घर में अपनी बेटियों की, अपने बेटों की शादी उनके घरों में करने लग जाओगे ना, तब रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहा। अभी चाहे वो आईएएस ऑफिसर भी हो गया है, चाहे वो कितनी भी ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये मीरा कुमार जो राज्य स्पीकर रही, हाँ, जो प्रेसिडेंट के लिए भी जिनका नॉमिनेशन हुआ था या नहीं मुझे याद नहीं है, नॉमिनेशन हुआ था, वो तो बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। ठीक है, इतने बड़े पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के, कई बार के मिनिस्टर रह चुके हैं। वो लंदन में अपना बता रही थी अपने कि मैं लंदन में था, इंडिया में, कि मैं अपने दोस्तों के घर पे जाते थे, मेरे बर्तन अलग रखे रहते थे। हाँ? ये उनके खुद के लफ्ज हैं। अरे बाप रे। तो आप ये जो रिजर्वेशन वाली जो बात मैं पता नहीं कहाँ से ले आया बीच में, पर बोलो रिजर्वेशन इज नॉट एन इकोनॉमिक पॉलिसी। पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है। इट्स नॉट अ पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। रिजर्वेशन इज अबाउट सोशल इक्विलिब्रियम। इट्स एन अफर्मेटिव एक्शन। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही हुआ है ये रिजर्वेशन की जो अफर्मेटिव एक्शन की जो पॉलिसी है। चलो हिंदुस्तानियों को अमेरिका से वो करने की सबसे ज्यादा वो आदत हुई नहीं, अमेरिका में तो कब से नहीं, और वहां जाके इनको अच्छा भी लगता है। हाँ, नहीं वहां नहीं, हमें एक्सेप्ट कर लें, हमें एक्सेप्ट कर लें डाइवर्सिटी के नाम पे, लेकिन हम अपना कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस करेंगे। अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आ जाके तो भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नहीं, इनको क्या है कि हम तो अमेरिका में एक्सेप्ट करे जाएं, लेकिन हमें जितनी भी गंद मचानी है देशभक्ति के नाम पे हम इंडिया में मचाएंगे। रहना नहीं है इंडिया में, रहना वहीं पे है। हिंदुस्तान वापस नहीं आना इनको। हम जैसे बेवकूफ तो आ गए वापस ना, इनको वापस नहीं आना, इनको रहना वहीं पे। इनको सब डाइवर्सिटी एंजॉय करनी है और जितनी भी गंद फेरनी है ना यहाँ पे आके फेरनी है। और वहां पे अब और कास्ट एट्रोसिटी का पूरा मतलब कैलिफोर्निया में तो सिलेबस आने वाला था कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज अ डिस्क्रिमिनेशन एंड इट्स अगेन अ क्राइम। लड़ पड़े वहां पे कि नहीं हमारा कल्चर है। हाँ, गैर बराबरी हमारा कल्चर है। ये इस बात पे तो बड़ा पंगा हुआ, लेकिन फाइनली इवेंचुअली मेरे ख्याल से लॉ बन गया है। और अब जैसे कि उम्मीद तो नहीं बोलूंगा, मतलब हालात जैसे लग रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा आ गया तो इन सबको पता चल जाएगा कि जो ये अपने यहाँ कर रहे हैं ना, तो ये इनके साथ होगा वहां पे। तो वाइट सुपरमेसिस्ट है, इनके साथ करेंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, दुनिया में कहीं पे भी ऐसा हो, लेकिन जो यू शुड ऑलवेज, मतलब व्हेन यू गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन और कड़वी लग रही है आपको, मैं एज अ दर्शक मैं तो देख के खुश होऊंगा। आपने पैट्रियार्की का जिक्र किया, मैं मान के चल रही हूँ आप फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिज्म में भी बहुत बवाल कर रखा है दुनिया में। फेमिनिज्म आज वहाँ पहुँच गया है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को उठा करके ले जा रहे हैं, जबरन उनको ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका सेक्स चेंज कर रहे हैं, उनको दवाएं दे रहे हैं, उनको हार्मोन्स दे रहे हैं। और वो बच्चे अब तो उसमें से वो लोग सामने आने लगे हैं जो अब मैच्योर एज में हैं, वो कह रहे हैं कि किसी ने रोका नहीं, किसी ने इस पर कोई उंगली नहीं उठाई, आवाज़ नहीं उठाई, और अब हम रिग्रेट कर रहे हैं। एक महिला का आई थिंक जॉर्डन पीटरसन ने ही इंटरव्यू किया, बड़ा मशहूर है, कि किस तरह से वो उसका सेक्स चेंज हुआ और किस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फेमिनिज्म कहाँ पहुँच गया है, मतलब वो के आगे क्या जो LGBTQ++++ जा रहा है। अभी बात करें तो पता नहीं क्या होगा। देखिए, दो सवाल है। एक तो क्या आप जैसे मेरे को कहते मैं फेमिनिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता, आप बताइए। मैं पर्सनली सोचता हूँ कि नो मैन कैन और शुड प्रोक्लेम टू बी अ फेमिनिस्ट। एट बेस्ट दे कैन बी allies. It's like
कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि मैं दलित हूं। वो जो प्रिविलेजेस आपके जेंडर के साथ आप लेके पैदा हुए हो, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ देम? यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। आप फेमिनिस्ट एलाय हो सकते हो, लेकिन आप फेमिनिस्ट नहीं हो सकते बिकॉज आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो आप नहीं बोल सकते कि आप फेमिनिस्ट हो, आप सिर्फ एलाय हो सकते हो। और दूसरी बात, रही बात जॉर्डन पीटरसन की, मैं उससे ज़्यादा एग्री करता नहीं हूँ जॉर्डन पीटरसन से, और मैं ज़्यादा सुनता भी नहीं उसको, क्योंकि आई जनरली डू नॉट एग्री विद व्हाट ही सेज। लेकिन बात आई वोकनेस की। वोकनेस का फेमिनिज्म से कोई खास लेना देना अब तो नहीं है। यस अब तो कतई भी नहीं है। अब तो मतलब मैं तो इनको बोलता हूँ वोक तालिबान। इन्होंने इतना सफोकेट कर दिया है। अब यार कोई 80 साल का आदमी है, ठीक है, उसको अगर कोई जाके बोले कि अब कोई लड़का आ रहा है, कोई लड़की आ रही है, ठीक है, और वो उसको 80 साल का आदमी उसको बोल रहा है कि बेटी जरा इधर आना, एक गिलास पानी पिला दो, और वो 80 साल के बुढ़े से वो 22 साल की लड़की इस बात पे लड़ाई करे कि मेरे प्रोनाउन तो दे एंड देम है, तुमने कैसे मेरे को वो कर दिया, मेरे प्रोनाउंस को गलत वो कर दिया। ये तो, इसमें और फाशिज्म में क्या फर्क है? वो एजेंडा और फाशिस्ट एजेंडा, नाउ दे आर वर्किंग हैंड इन हैंड टुगेदर। दे आर टेकिंग अवे फ्रीडम ऑफ स्पीच। लैंग्वेज, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बोलते ना कि लैंग्वेज की पॉलिटिक्स होती है, और लैंग्वेज को हमेशा इवॉल्व होते रहना चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि रेस्पेक्ट का अब नाम ग्रूमिंग हो गया है, ठीक है, वो इवॉल्व होते रहना चाहिए। बट एक्चुअली लैंग्वेज की पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिक्स की लैंग्वेज होती है। आप अगर पॉलिटिक्स को चेंज करोगे तो लैंग्वेज अपने आप ही चेंज होगी। आज अगर हम किसी को एक कास्टिस्ट स्लर के साथ बुलाएं तो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो लैंग्वेज की पॉलिटिक्स क्या बोलेगी कि नहीं, इस वर्ड से नहीं बुला सकते, अब उसको इस वर्ड से बुलाओ, है। कुछ दिनों बाद बोलेंगे नहीं, इस वर्ड से नहीं बुला सकते, अब उसको इस वर्ड से बुलाओ। उससे बढ़िया यही नहीं है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, कास्ट सिस्टम को ही अब तबाह कर दो, इसको ही खत्म कर दो, देन द लैंग्वेज विल इवॉल्व ना। अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, आप उसमें लैंग्वेज के थ्रू क्या चीजें लाना चाह रहे हो? और जिनको लैंग्वेज का एक्सेस नहीं है, ये जो शहर में पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं जो अच्छे अच्छे घरों से, एक्चुअली सबके सब अपर कास्ट हैं, सबके सब अपर कास्ट, ये जो आते हैं, इनके पास लैंग्वेज का एक्सेस है। लैंग्वेज एक कमोडिटी है। जो गांव देहात में बड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, जो बड़ी मुश्किल से वो खड़िया से और तख्ती पे काखा अक्षर ज्ञान की स्थिति में है, उसमें है, उसको क्या पता इस लैंग्वेज का यार? तो ये एजेंडा किसका हुआ? इट्स नॉट एन इंक्लूसिव एजेंडा। और आप सिर्फ इसी मैं आपकी बात मान लूं, ठीक है, आप अगर ये बोल रहे हो कि प्रोनाउंस के ऊपर बात होनी चाहिए, फलाने के ऊपर बात होनी चाहिए, और ये किसको किस तरह से बुलाया, इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा सिर्फ यही एक एजेंडा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपका कास्टिज्म भी आपका एजेंडा है, अगर आपका एजेंडा सेकुलरिज्म भी है, आपका एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और आप अलग अलग तबके, मजदूर का हक भी आपका एजेंडा है, अलग अलग तबके आपके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ही तो मैं आपकी बात सुनूंगा ना कि चलो इसकी ये बात भी सुन लो। एक ही चीज पकड़ के आप बैठ के अगर गला घोटने पे लगे हुए लोगों का, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द फासिस्ट पावर्स? दे डोंट अलाउ यू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू डोंट अलाउ पीपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड सो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग देम। संजय, पूरी दुनिया में एक टर्मोइल है इस वजह से, ये जो पूरा वोक एजेंडा है, सो कॉल्ड फेमिनिज्म है। और आप ये देखें कि अब पॉलिटिक्स ने, क्योंकि इनकी तादाद बढ़ गई है और इसमें इतनी बड़ी फंडिंग है पूरी दुनिया में। मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ वो सारे लोग लाए जाते हैं जो अभी ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, दाढ़ी भी है, ब्रेस्ट भी है, वो वाली, और इतनी फंडिंग है। अब सरकारें जो हैं वो अपने आप को रीमॉडल कर रही हैं इनके लिए। ये बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके बाद तो कोई किसी को कुछ कह ही नहीं पाएगा, गलत को गलत कह पाना गलत हो जाएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें है ना, अभी वी आर एट अ स्टेज कि हम एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। सो लाइक एवरीथिंग एल्स इन ह्यूमन सोसाइटी, दिस इज ऑल्सो अ फिनोमेना which we have just, people of our generation, we have just discovered, right? And nobody knows what actually is the right way to move forward. इसके बारे में आगे कैसे बढ़ा जाए हमें नहीं मालूम है।
तो हमें रुकना चाहिए रादर देन एक कन्फ्रंटेशन की उसमें सिचुएशन में आ जाए कि उनके साथ हमारा कन्फ्रंटेशन हो। हमें रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि जा किस तरफ रहा है, लेकिन इतने चेक्स और बैलेंसेस तो होने चाहिए कि अब आप मेरे को मैं अपने एक दोस्त से बात करता हूँ, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो उनके पास ना एक वो बड़ा सिर पकड़ के बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने क्या, यार मेरे पास सीवी आया है, देख सीवी में किसी ने नाम लिखा हुआ है अपना, और उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में माई प्रोनाउंस आर दीज, और फिर नीचे अपना काम वाम लिखा हुआ है। वो बोल रहा, मैंने कहा तो क्या हो गया? कहते हैं भाई उसने अपना नाम ऊपर लिखा हुआ है, मेरे लिए इतना काफ़ी है, बाकी मुझे उसके काम से मतलब है। मुझे उसके प्रोनाउन का करना क्या है? आपका नाम शीबा दिया गया है तो मेरे लिए आप शीबा होगी ना, मुझे आपके प्रोनाउन का क्या लेना देना? तो फिर आप एक काम करो ना, अपना नाम हटा दो ना, फिर अपना प्रोनाउन ही लिख दो ना ऊपर। वो डराने के लिए है वो प्रोनाउन का चक्कर। हाँ, कि भाई आपने अगर इसको थोड़ा मेरे को मिसजेंडर किया, अगर हंगामा नहीं, आप नौकरी नहीं देंगे तो हम इस पर भी आपको करेंगे। अगर आप अब ये प्रोनाउंस का चक्कर जहाँ पर आ गया है, वहाँ पर आप इंटरव्यू कॉल ना करें, इंटरव्यू कॉल कर लिया, अगर आपने नौकरी नहीं दी, सिलेक्ट नहीं किया, तो ओनली बेसिस इज कि आपने हमारे प्रोनाउंस की वजह से नहीं किया। दिस इज नॉनसेंस ना, दिस इज टेकिंग इट टू। अभी देखिए बड़ी जगहों पर 5 स्टार होटल्स में 3rd जेंडर के वॉशरूम्स आ गए हैं, है ना। तो खैर मेरे लिए तो वो अच्छा ही है कि वो आ गए, बहुत अच्छी बात है कि आ गए हैं। फिर वो बाथरूम के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा होता है वो बहुत अजीब हो जाता है ना। तो ये चीज़ आगे बढ़ रही है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो मेडिकल इंटरवेंशन से बच्चों को, दैट्स अनएथिकल, है ना, मेडिकली अनएथिकल। और वेस्ट में तो कनाडा वगैरह में तो उठा करके ले जा रहे हैं और माँ बाप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, मतलब 10 साल का बच्चा है उसको ले गए, और ऐसे इंस्टेंसेस हैं अमेरिका में हैं। अब ये और जिस तरह की फंडिंग है वो कभी भी यहाँ पर होगा। ये तो मतलब ये some capitalist power is, you know, looking at it as the new opportunity to make billions and billions of dollars. तो वो तो उससे तो अलग ही कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि जो भी जेंडर है जिस इंसान का, स्टेट का काम है कि उसमें इन्वेस्ट करे, उसको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करे, वो इज्जतदार ज़िंदगी जिए, वो जो बन सकता है या जो भी जिस भी टैलेंट के साथ वो पैदा हुआ है उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाए, बेहतर बनाए, अपने लिए काम आए, अपने आसपास के लिए काम आए, दुनिया के लिए काम आए और शानदार जिंदगी जिए। जो भी जेंडर हो, जो भी जेंडर है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एजुकेशन की, जॉब की, घर की, हेल्थ केयर की, ये सब अपॉर्चुनिटी आपके जेंडर से किसी को कोई लेने देना होना ही नहीं चाहिए। आप जो मर्जी प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में। हाँ, मगर हम लैंग्वेज का क्या करें? हम तो हमें जो भी ज़बान, जैसे बिहार के लोगों को, बंगाल के लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है कि पानी का जेंडर क्या है। हमारी लैंग्वेज में जेंडर है, हर चीज़ का जेंडर है, किताब का जेंडर है, टेबल का जेंडर है, खाने का जेंडर है। अब उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो लेकिन बिना जेंडर दिए हुए भी वो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और जी रहे हैं, है ना। जी, तो ये हमें एक इंसान के तौर पे ये समझ इतनी सी बनाने में क्या है, क्यों इसके ऊपर इतनी पॉलिटिक्स? ट्रक आ रहा है, बस जा रही है, इसमें किसका क्या नुकसान हो गया? सही, कोई नहीं है ना। देखो, ये जो लोग ये एजेंडा ड्राइव कर रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, एक तो ये मैंने तो कोई किसी दलित को या किसी पिछड़ी जाति को ये एजेंडे में शामिल होते हुए देखा नहीं है, ठीक है। यहाँ मसले ही कुछ और हैं यार। जब आप भुखमरी के इंडेक्स में हिंदुस्तान को देख लो, बेरोजगारी के इंडेक्स में हिंदुस्तान को देख लो, प्रेस फ्रीडम में के इंडेक्स में हिंदुस्तान, कुपोषण में महिलाएं सबसे ज्यादा हैं, फेमिनिस्ट उस पर काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, और मैं इसको फेमिनिज्म से अलग रखना चाहूँगा कि ये दिस वोक एजेंडा इज it has actually nothing to do with feminism, because I remember a friend of mine had written a post who's a 60 plus, मैं आपको बता भी रहा था पहले कि उसने वो पूरे 30-40 साल उसने ना मतलब फेमिनिज्म के लिए क्या क्या नहीं किया, कितनी लड़ाई सड़कों में लड़ी। मैं शीज़ा पाकिस्तानी, एंड ज़िया उल हक के टाइम पे डंडे खाए, कोड़े खाए, जेल में गई हैं लड़ के, जो है नाउ शी इज़ अ वेटरन वॉइस एंड वेटरन फेमिनिस्ट, एंड शी रोट एन अ पोस्ट, कोई आर्टिकल भी नहीं था, कि men who say that we identify as a woman, and this is a point of view, मतलब इसका कोई वो नहीं है कि किसी को वो बोल के आप गलत हो या आप सही हो।
कि isn't it an encroachment into the space that women have fought for decades to get for themselves? Can somebody answer that? कि क्या ये encroachment नहीं है? वो veteran feminist बोल रही है, ठीक है, कि मैं पूरे टाइम पूरा दिन men they take advantage of their being a man and then they say I identify as a woman. तो मैं तो मैम साइंस में बिलीव करता हूँ, ठीक है, ये सारे जो एजेंडा होते हैं इनका फाइनल एनकाउंटर होता है साइंस के साथ जाके, ठीक है। साइंस ने आपको ये बोला है कि क्रोमोसोम्स के हिसाब से आपको बता दिया। अब जो जेंडर का कंफ्यूजन और जेंडर का डिबेट जो है ना, ये आप छोड़ो यार, आप बेसिक डिबेट पे आओ कि सबको खाना मिल रहा है, सबको नौकरी मिल रही है, सबको मेडिकल केयर मिल रहा है फ्री में, सबको एजुकेशन मिल रहा है, सबको सर छुपाने के लिए छत है, सबको एक डिग्निटी की जिंदगी मिल रही है, सबको बिफोर लॉ मिल रहा है, किसी को सबको इंसाफ मिल रहा है, सबको कोर्ट में वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे राजा और वैसी रंग को ट्रीट किया जा रहा है। यार मेरे लिए तो वो मुद्दा है। अब आपका कोई भी जेंडर हो, आप ही हो, शी हो, दे हो, देम हो, आई रियली डोंट केयर। आई जस्ट वांट जस्टिस फॉर यू एंड आई जस्ट वांट दैट ऑल योर राइट्स शुड बी गिवन टू यू इंक्लूडिंग द बेसिक ह्यूमन राइट्स। नोबडी कैन डिस्क्रिमिनेट यू। वो तो जेंडर वाली बात तो बाद में आएगी यार, पहले ये बेसिक काम, वही वो लेनिन की वही बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद लेनिन को किसी ने पेंटिंग दे दी थी, लाल घास पे नीले घोड़े, कि आपने खून बहा के जो है जमीन को बराबर तो कर दिया, अब इस पे विकास के नीले घोड़े दौड़ाएं। जब वो घोड़े दौड़ जाएंगे, जब सबके पास बराबरी हो जाएगी, तब का एजेंडा है ये। फाइट फॉर द बेसिक। हमारे यहाँ आप देखें ना, कल वो हम बुक लॉन्च में गए थे, मेरी मित्र हैं, उनकी बुक लॉन्च थी, वो बता रही थी कि एक औरत जो है बादाम खारी बावली में हमें बादाम छीलती थी, उसकी कहानी है वो। 23 किलो की बादाम की थैली छीलने पे उसको 50 रुपए मिलते थे, और उस थैली को छीलने में उसको 18 घंटे लगते थे। दिल्ली में, ये कोई गांव का मामला नहीं। हाँ, गांव का मामला नहीं, दिल्ली में, दिल्ली के दिल में है। उससे मैं पूछूं, पहले आप बताओ आपके प्रोनाउन क्या है? उसको कोई लेना देना ही कुछ नहीं है। अब इसमें कोई मेरे को वो बोल सकता है कि ये बूमर है, या इनके ये भी तो वर्ड्स होते हैं ना, है। तो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ बूमर बिकॉज माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज इज मोर देन योर्स। तुम बच्चे होगे, जब यहाँ पे पहुंचोगे ना तो बूमर तुम भी बनोगे, कोई तुम्हें आके बूमर बोलेगा, ठीक है। तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि तुम हमेशा 22 साल की रहोगे, तो नहीं, 1 साल बाद ही तुम 23 के हो जाओ। पाकिस्तान में आप बहुत चाहते हैं, क्या मामला है? नहीं, मैं तो प्यार बढ़ाता हूँ, और हिंदुस्तान में भी बहुत लोग चाहते हैं मेरे को, पाकिस्तान में भी चाहते हैं, अमेरिका में भी चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी चाहते हैं, न्यूजीलैंड में भी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से लोगों को सरदर्दी हो जाती है, पता नहीं क्यों। इंसान तो वो भी है यार, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे हैं। माहौल कैसा है वहाँ? ऐसे ही है, कोई मुझे तो कोई डिफरेंस लगा नहीं। वो कुछ सुधर नहीं रहे अभी? नहीं, इकोनॉमिकली तो बिगड़ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के तौर पे उन्हें लग रहा है ज़ियाउल हक के ज़माने में जो हुआ उससे बिगड़ा मामला। कोई इस तरह का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? हाँ हुआ ना, वो तो जिया के टाइम पे तो अभी तो हमें बार बार सुनने को मिलता है, इंडिया में भी और बाहर भी सुनने को, वहाँ तो बहुत मिलता है सुनने को, यार जो गलतियाँ हमसे हुई हैं तुम क्यों कर रहे हो। अच्छा, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ तो सबक लिया ही है। हालांकि जिस तबके में मैं घूमता फिरता हूँ वो सारे लिबरल्स अपर क्लास लिबरल्स हैं, तो ऑब्वियसली वो उनकी एजुकेशन बाहर भी हुई हैं, और वो इतने बिगेटेड नहीं है, उनका माइंडसेट इतना नैरो नहीं है। और जो गरीब आदमी है उसको क्या लेना देना हिंदुस्तान से, क्या लेना देना किसी भी चीज़ से। उसको तो हो जाए कि मेरा अगली रोटी और बोटी कहाँ से आएगी। अब जब लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पे भी लोग मेरे को बोलते हैं यार ये लोग जो इधर कच्ची बस्तियों में रहते हैं इनको एक बिरयानी पे ही अपने वोट भेज देते हैं। मैंने कहा तू यार जो बात तो ना, तुम बिरयानी तो हर दूसरे दिन खा लेते हो, ये 2 साल में एक बार इसको कभी मिलती होगी, या हो सकता है जब 5 साल में इलेक्शन में से कभी मिलती होगी, तो वोट देगा ही वो उसको यार, क्यों नहीं देगा। और यही हाल तो हिंदुस्तान में भी ना, गरीब जिसके घर में चूल्हा नहीं जलाए 15 दिन से, जिसके बच्चे भीख से बिलबिला रहे हैं, उसको कोई 500 रुपये का राशन भी दे जाए अगर, तो वो क्यों ना वोट उसे देगा। उसको तुम्हारे अर्बन एलीट
लिबरल के सेकुलरिज्म से, डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम से उसको कोई लेना देना नहीं है। जिस सोसाइटी में इतनी इनइक्वालिटी रहेगी ना, डेमोक्रेसी इज अ वेरी एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेसी को अगर आपने सही मायने में अगर उसको लागू करना है ना, तो पहले आपको बराबरी लानी पड़ेगी सबको। सब एक ही लेवल पे रहेंगे। चेरनोविस्की ने बोला है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको सोने की थाली में खाने का अधिकार है, लेकिन सबसे पहले सबके पास सोने की थाली होनी भी तो चाहिए। ये जो 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है संजय, ये इसमें जिस तरह का पैसा खर्च होता है, जिस तरह का एक सिंगल सीट इलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कभी कोई आम आदमी, ईमानदार आदमी, गरीब नहीं, कोई आम आदमी इलेक्शन लड़ सकेगा भारत में? मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना, ऑल मनी हियर इज डर्टी मनी और ब्लड मनी। जितने भी अमीर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, दे ऑल हैव डर्टी मनी, दे ऑल हैव ब्लड मनी, एंड यू विल मीट देम एंड यू विल फाइंड देम टू बी वेरी नाइस पीपल। आप उनसे मिलोगे, आपको उनसे मिलके आपको कभी नहीं लगेगा कि कभी किसी का नुकसान पहुंचा सकते हैं। सॉफ्ट स्पोकन, भले इंसान, और अपने घर के नौकरों से, जो उनके हाउस हेल्प में, बड़ी तमीज से उनसे बात करेंगे और उनको बोनसेस भी देंगे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ऑल मनी इन दिस कंट्री, पीपल हु हैव इट, इज आइदर ब्लड मनी और डर्टी मनी। तो शरीफ आदमी, आम आदमी इलेक्शन कहां से लड़ लेगा? मैं अगर अपने यहाँ से खड़ा हो जाऊं, मेरे ख्याल से मेरे को अपने घर से वोट ना मिले। वोट मिलने ये अलग बात है, इलेक्शन लड़ने का जो पूरा पैराफिलनेरिया है वही आपके पास नहीं होगा, पैसा नहीं होगा ना। तो जहाँ अगर इलेक्शन लड़ने की कुव्वत पैदा करने से ही इतना करप्शन पैदा हो रहा है, तो करप्शन मुक्त सोसाइटी हो नहीं सकती। हम किस करप्शन से लड़ रहे हैं? जो इलेक्शन जहाँ से सरकार बनती है, चुनी जाती है, वहाँ पे ही अगर सच्चा फाउंडेशन है वो, और वहीं से अगर इतना करप्शन है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसीज किस तरह की डेमोक्रेसीज हैं। कहीं पे भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि डेमोक्रेसी एक्चुअली क्या है। करप्शन मुझे नहीं लगता दुनिया में जीरो कहीं पे भी है। करप्शन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इवन somebody who is not in a position of power can be corrupt। ठीक है, मॉरली करप्ट हो सकता है और वैसे भी करप्ट हो सकता है। और क्या, रोनाल्ड रीगन जब इलेक्शन जीता था तो वो कोई जीता थोड़ी था, उसने हाईजैक करा था इलेक्शन। आपको याद है ये ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी थी, वहाँ पे ईरानियन स्टूडेंट्स ने उस पर कब्जा कर लिया था, जिसमें रफसंजानी भी था, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बना बाद में जाके। उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को वहाँ पे उस पर पूरा कब्जा कर लिया और होस्टेज रख लिए। तो जब ये हुआ था तब मेरे ख्याल से जिमी कार्टर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और पूरा एक जिमी कार्टर के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन होगी कि ये होस्टेजेस को, ही सॉफ्ट होस्टेजेस को ये आज़ाद नहीं करा पा रहा है। रोनाल्ड रीगन एक्चुअली पेड आयतुल्लाह खमैनी एंड हिज मैन कि इनको इलेक्शन होने तक ये जो होस्टेजेस हैं इनको छोड़ना मत। वाह, गॉट इट। ही एक्चुअली पेड द इरानियंस। और इलेक्शन जब हो गया तो जिमी कार्टर इलेक्शन हार गया, और रोनाल्ड रीगन इसी बात पे लड़ा कि मैं इनको छुड़ा के लेके आऊंगा, तुम मुझे जिताओ। और जैसे ही जीता, हीरो। तो करप्शन, अब इससे ज्यादा क्या करप्शन होगा? जब इतनी बड़ी कंट्री के जो सो कॉल्ड सुपर पावर के रिपब्लिकन ने इलेक्शन ही हाईजैक कर लिया। जबरदस्त। तो कहाँ हम अपनी क्या बात करें? हमारे तो पैदा होते ही वो वाले इंजेक्शन, पोलियो के इंजेक्शन बाद में, अब तो पोलियो की लगने बंद हो गई शायद हिंदुस्तान नहीं अभी है, वो बाद में लगते हैं, करप्शन का पहले लग जाता है। बहुत मजा आया। और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स इसी तरह से हमें चाहिए, जो कॉमन बातें, कॉमन ज़बान में, आम ज़बान में बातें करें, थ्योरी के ऊपर की टर्मिनोलॉजी और जार्गन से दूर रखें जी। बस अपना तो काम इतना ही है, और क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। बस भूख लगेगी तो थोड़ा लोग चर्चा करें, और क्या, खाना खा लेंगे, और क्या। थोड़ा सा हार्मलेस लोग हैं जी, कोई बुरा ना माने। सोचिए, विचारिए, जो सही होगा वहां तक पहुंचेंगे, आप भी पहुंचेंगे। और हमारी ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ ही सही बोला। हमारी जो बात आपको गलत लग रही है, रिजेक्ट कर दें उसको, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। हमने कोई 100% सही बात, जरूरी नहीं है किसी को लगे कि भाई मैं 100% एग्री नहीं करता, वो भी आपका हक है, ना करें। और हम भी समझ
पैदा करने की कोशिश कोशिश करिए। कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवा।